नमस्कार। डीडी न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी कृतिका भारद्वाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र में हैं और प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा के दौरान क्या कुछ खास है और क्या कुछ वहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हम इस स्पेशल शो में करेंगे चर्चा। और कृतिका, बिल्कुल शुक्रिया लाल जी। तो अब से कुछ ही देर का और इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 3 दिवसीय सफल दौरे के बाद अब मिस्र पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मिस्र की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात भी करेंगे और इस दौरान दोनों ही देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने और कारोबार एवं आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सीधे तौर पर चर्चा की जाएगी। तो पीएम मोदी हेलियोपोलिस शहीद स्मारक पर जाकर प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देते हुए नजर आएंगे। तो कुछ ही देर का और इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और अगले 2 घंटे हम आपको बताएंगे कि ये दौरा कितना अहम, कितना खास है, कितना फायदेमंद होगा आगे आने वाले समय में। क्योंकि लाल जी देखिए, जिस तरीके से यूएस की अगर यात्रा की बात की जाए तो काफी सफल वो दौरा रहा है। तो क्या उम्मीद की जाए कि ये मिस्र का जो दौरा है वो भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा, वही सफलता हमें देखने को मिलेगी? निश्चित तौर पर एक लंबे समय के बाद भारत के प्रधानमंत्री मिस्र की यात्रा पर गए हैं। राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये यात्रा कर रहे हैं। अल सीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस यात्रा के लिए आमंत्रित किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और मिस्र के दौरे से रवाना होने से पहले कृतिका जो बयान जारी किया था वो भी बहुत कुछ झलक हमें दिखाती है कि मिस्र की यात्रा को कितनी अहमियत दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने ये बयान जारी करते हुए कहा था, मैं राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर वॉशिंगटन डीसी के बाद काहिरा की यात्रा करूंगा। मैं एक करीबी और मैत्रीपूर्ण देश की राजकीय यात्रा पर पहली बार जाने को लेकर उत्साहित हूं। हमें इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति सीसी का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ महीनों के अंतराल में ये 2 यात्राएं मिस्र के साथ हमारी तेजी से विकसित हो रही साझेदारी का प्रतिबिंब हैं, जिसे राष्ट्रपति सीसी की यात्रा के दौरान एक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था। मैं दोनों देशों के बीच सभ्यतागत और बहुआयामी साझेदारी को और गति प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति श्री सीसी और मिस्र सरकार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ अपनी चर्चा को लेकर उत्सुक हूं। मुझे मिस्र में जीवंत भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करने का भी अवसर मिलेगा। तो प्रधानमंत्री ने जो ये शब्द अपनी विदेश यात्रा से पहले बयान जारी किया था, इसी से बिल्कुल साफ तौर पर पता चलता है कि प्रधानमंत्री ने अपनी मिस्र यात्रा को कितना महत्व दिया है। और जो मिस्र की यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, खास विशेषज्ञ मेहमान प्रभु दयाल जी, जो पूर्व वरिष्ठ राजनयिक है। बहुत बहुत स्वागत सर। साथ में कमर आगा, रणनीतिक और विदेशी मामलों के विशेषज्ञ, बहुत बहुत स्वागत कमर सर आपका भी। तो हम अगले 1 से लेकर के 2 घंटे तक करीब ये चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा कितनी अहमियत रखती है। सबसे पहले मैं रुख करता हूं प्रभुदयाल जी का। प्रभुदयाल जी, जिस तरह से कि हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबे समय के बाद, अगर हम कहें तो भारत की तरफ से इस तरह की आधिकारिक यात्रा हो रही है, क्या कुछ अभी दोनों देशों के समीकरण हैं? अगर हम देखें भौगोलिक राजनीतिक तौर पर, अगर इन दोनों देशों के संबंधों को देखें, एक लंबा इतिहास रहा है, जो नाम है उसमें हमारा लंबा साथ रहा है। ये जो वर्तमान यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इसके महत्व को अगर आप कुछ बिंदुओं में समेट सकें तो कैसे समेटेंगे प्रभुदयाल सर? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। बहुत बहुत स्वागत। इस बात का भी शुक्रिया कि कमर आगा साहब के साथ बुलाया, जो मेरे स्कूल के मेरे सीनियर हैं इलाहाबाद। क्या बात है, बहुत अच्छी जोड़ी है फिर हमारे साथ। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी का मिस्र का दौरा है, ये मायनों में अहमियत रखता है जी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि 1997 के बाद ये पहला बायलैटरल विजिट है जी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी 2009 में गए थे, लेकिन वो नैम समिट के लिए गए थे। बायलैटरल विजिट
1997 के बाद ये पहली हो रही है। अब प्रधानमंत्री मोदी ने इजिप्ट के साथ बड़े नजदीकी ताल्लुकात बनाए हैं। आपको याद होगा कि इस साल 26 जनवरी की जो हमारी रिपब्लिक डे परेड होती है, उसमें इजिप्ट के प्रेसिडेंट अल सीसी साहब को चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया गया था। इससे साफ जाहिर होता था कि इजिप्ट के साथ अब हम जो हैं ताल्लुकात बहुत तंदुरुस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी। इसके क्या रीजंस हैं? देखिए, इजिप्ट के साथ हमारे बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अब डेवलप हो रहे हैं। पहली बात तो इजिप्ट एक ऐसा देश है जो टेररिज्म के साथ लड़ता आ रहा है और अब हमारे साथ इजिप्ट का एक वर्किंग ग्रुप बन गया था प्रेसिडेंट सीसी की विजिट के बाद, जो कि टेररिज्म के मुद्दे पर काम करेगा। अमेरिका के साथ भी इजिप्ट टेररिज्म पे काम करता आ रहा है और अल-कायदा के खिलाफ इजिप्ट ने जो ठोस कदम उठाए हैं और अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग की है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला तो ये टेररिज्म का मुद्दा है जिसमें इजिप्ट और इंडिया साथ काम करेंगे। दूसरा, एक इजिप्ट की बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। देखिए, इजिप्ट जो है वो एक तरफ मेडिटेरेनियन के छोर पे है, इधर रेड सी के छोर पे है, यानी भौगोलिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण। सुएज कैनाल इजिप्ट का है और सुएज कैनाल के थ्रू कितना व्यापार जाता है यूरोप के लिए, वेस्ट अफ्रीका के लिए और वेस्टर्न। जी प्रभुदयाल जी से संपर्क लगता है, फिर हम स्थापित करेंगे। तब तक कमर आगा साहब को जरूर हम लोग चर्चा में शामिल करें। बिल्कुल, कमर आगा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास चर्चा में। कमर आगा साहब, मेरा सवाल यह है, क्योंकि आप विदेशी मामलों के जानकार हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये जो मुलाकात है, ये जो बैठक है मिस्र और भारत की, तो इसका पूरे विश्व के जो बाकी अन्य देश हैं उन पर क्या कुछ असर पड़ सकता है? बाकी अन्य देश इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दौरा उनका। भारत की बहुत अहमियत है इजिप्ट में, उस पूरे क्षेत्र में जी। आज से हजारों साल से हमारे उनके साथ संबंध बने हुए हैं। हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल टाइज हैं अशोका के समय से, कल्चरल, फिर उसके अलावा ट्रेड टाइज, फिर उसके अलावा पॉलिटिकल रिलेशनशिप। भारत ने इजिप्ट की आज़ादी के लिए भी सपोर्ट किया था उनके मूवमेंट को। तो इस तरह से हमेशा कंटिन्यूअसली रिलेशन बने रहे, लगातार ये रिलेशन बने। बीच में थोड़ी सी तलखियां भी आ गई थी, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती रहती हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जनता के बीच में बेइंतहा पॉपुलर मुल्क है। दोनों तो गवर्नमेंट की वजह से, दूसरे बॉलीवुड की वजह से भी बहुत पॉपुलर है, बेइंतहा पॉपुलर है बॉलीवुड वहां। तो अब ये दौरे के बाद मैं समझता हूं कि वहां पे एक नया समन्वय बनता हुआ दिखता है। इजिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट देश है, अफ्रीका का भी और अरब वर्ल्ड का भी। ये पॉपुलेशन सबसे ज्यादा तकरीबन 40 मिलियन के करीब है। फिर उसके अलावा ये है कि इसके पास एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा मिडिल क्लास, कंप्यूटर से भी, इंग्लिश स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग ये क्लास भी है। तो इनके इंडस्ट्री बेस भी है, पहले पब्लिक सेक्टर था, फिर उसके बाद अब प्राइवेट सेक्टर भी बढ़ रहा है और इनका बहुत बड़ा क्लास जो है वो अरब के दूसरे मुल्कों में काम करता है, जैसे कि इंडियन वर्कर है वो वहां पे फैला है। तो इनका बहुत इन्फ्लुएंस है अरब वर्ल्ड और इनके बड़े घनिष्ठ संबंध है सऊदी अरेबिया से। अब देखिए, अरब में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। बदलाव ये आ रहा है कि वो सोचते हैं कि अब उनको अपने संबंध जो है वो डाइवर्सिफाई करने चाहिए। पिछले 15, 20, 25 साल से इजिप्ट के जो संबंध थे केवल पश्चिमी देशों से ज्यादा थे। खासतौर से जब से कैंप डेविड अकॉर्ड हुई थी, वो पश्चिमी देशों से देखना, वहीं से उनको एड भी मिलती थी, वहीं से उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह सब धीरे धीरे उधर ही हो रही थी। दोबारा वो रियलाइज कर रहे हैं सऊदी अरेबिया भी और ये भी, ये बहुत घनिष्ठ संबंध है। आप आगा साहब आप जरा म्यूट कीजिए, क्योंकि आपकी जी इस पॉलिसी का की तरफ देखना चाहिए। अब वो भारत की तरफ भी देख रहे हैं, दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं। हमारे पास 30 में जो आर्मी के डेलीगेशन भारत आ चुके हैं, उनके मिलिट्री डेलीगेशन, मिलिट्री ज्वाइंट एक्सरसाइजेस
भारत से वहां गए, वहां से यहाँ पे आए। प्रभु दयाल जी बता रहे थे, दादा जान ये अरब वर्ल्ड में रहे भी हैं, कुवैत में एम्बेसडर भी रहे हैं, मुझको मौका है कुवैत में मिलने का जब एम्बेसडर थे वहां पे। तो वो वहां पे बहुत जबरदस्त एक बदलाव है। फिर दूसरी बात ये कि मोदी जी की एक पर्सनल छवि भी है, जो मतलब अमेरिका से आ रहे हैं, फिर उसके बाद उनका पर्सनल संबंध जो सऊदी अरेबिया के जो राजा हैं उनसे, फिर यूएई के जो राजा हैं उनसे, और दूसरे राजाओं से, गल्फ के, उन्होंने अपना पर्सनल रिलेशनशिप बनाए हैं। और दूसरी बात, भारत हमेशा से अरबों के साथ खड़ा रहा। ठीक है, चाहे वो एक सेकंड बस मैं लूंगा, पैलेस्टाइन का मसला हो या कोई भी हो, उसमें कोई बदलाव नहीं आया आज तक। भारत ने हमेशा खुल के कहा कि भाई जो लिजिटिमेट डिमांड्स हैं, जो लिजिटिमेट चीजें हैं अरब कॉज की, तो भारत करता रहा है। और भारत की दूसरी पॉलिसी ये रही है कि अरब के इंटरनल अफेयर्स हैं, मामले हैं, उसमें कभी इंटरफियर नहीं। बिल्कुल ये रहा है, डेवलपमेंट का साक्ष्य किया है, हमेशा डेवलपमेंट ये बढ़ाया इन देशों। लौटता हूँ आपके पास। और प्रभुदयाल सर, जैसा कि कमर आगा साहब भी कह रहे थे कि ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, जैसे देखें अगर 4 नदी घाटी की सभ्यता है तो एक नील नदी घाटी सभ्यता है, दूसरी सिंधु नदी घाटी सभ्यता है, हड़प्पा संस्कृति की सभ्यता है। इतिहास से लेकर के और जो हमारे संबंध रहे हैं, सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के बाद अब जबकि मिस्र वो केंद्र बना था, जब हाल में वहाँ पर क्रांति हुई, वहाँ पर सत्तासीन सत्ता को हटा दिया गया, तो ये जो नया दौर मिस्र का है, इस नए दौर में भारत और मिस्र के संबंधों को हम किस तरह से देखते हैं? कितना पीछे से जुड़ाव है, कितना कुछ नए आयाम बने हैं? देखिए, मिस्र के साथ भारत की दोस्ती बहुत पुरानी है, और जब नॉन अलाइन मूवमेंट का दौर था तब इजिप्ट और इंडिया बहुत नजदीक होते थे। फिर कुछ ऐसी चीजें हुई जिनकी वजह से इजिप्ट जो था वो कुछ दूसरे रास्तों पे चला गया। लेकिन अब फिर इजिप्ट इस बात पे जोर दे रहा है कि भारत के साथ अच्छी दोस्ती करना उसके लिए फायदेमंद है। देखिए, हर देश अपना फायदा देखता है, ऐसे ही नहीं रिश्ते और ताल्लुकात बन जाते हैं। इजिप्ट देख रहा है कि भारत उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर हो सकता है फूड सप्लाईज में। इजिप्ट में फूड सिक्योरिटी का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो गया, और भारत को देखा जाता है एक ऐसे देश के तौर पर जो कि दूसरे देशों की सहायता कर सकता है फूड सिक्योरिटी के मामले। दूसरा, भारत जो है एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली इकोनॉमी बन गया, और कई कंट्रीज में भारत इन्वेस्ट कर रहा है। तो इजिप्ट जो है वो भारत को एक ऐसे देश के तौर में भी देख रहा है जहां से उसको इन्वेस्टमेंट्स मिल सकते हैं। अब भारत की इंडस्ट्री तो इतना तेजी से एक्सपैंड कर रही है हर दिशा में कि हमको नई नई दिशाओं में खुद देखना होता है। और अगर इजिप्ट हमसे दोस्ती करके अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहता है तो ये हमारे फायदे में, और हम खुद ये चाहते हैं। अब जैसा मैं पहले आपको ये बता रहा था कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से अब इंडिया और इजिप्ट करीब आ रहे हैं। इजिप्ट ने रेड सी पे एक नया पोर्ट बनाया, बर्नीसी पोर्ट जी, और ये पोर्ट ऐसा स्थित है रेड सी पे कि ये भारत की नेवीज के साथ जो पूरा उस वेस्टर्न इंडियन ओशन में कोऑपरेशन की बात होती है उसमें ये हमारे लिए बड़ी अहमियत रखता है। तो इजिप्ट हमारा सिक्योरिटी पार्टनर हो सकता है, और हो रहा है धीरे धीरे। टेररिज्म से लड़ने में हमारा पार्टनर हो रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के मामलों में हमारे साथ काम कर रहा है और ज्यादा काम करना चाहता है। तो दोनों जो ये बड़े पुराने दोनों पुराने सभ्यताएं हैं, जैसा आपने कहा कि
नील नदी की सभ्यता और सिंधु नदी की सभ्यता जी, ये फिर से अब नजदीक आती जा रहे हैं। हाँ। और यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है हाँ। कि अभी इस दिशा में बहुत कार्य होना है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद इस बात पे जोर दे रहे हैं, इजिप्ट के प्रेसिडेंट को उन्होंने इंडिया चीफ गेस्ट होकर बनाया, और अपने अभी जो उनका मौजूदा दौरा है उसमें अमेरिका के अलावा इजिप्ट भी वो जा रहे हैं और गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि इजिप्ट के साथ अब आप देखेंगे रिश्ते बहुत अच्छे और तेजी से आगे बढ़े। ठीक, मैं लौटता हूं और हम इस चर्चा को बढ़ाते रहेंगे आगे, और हमारे साथ क़मर आगा साहब भी हैं, ज़रूर उनसे भी ख़ास तौर पर बात करेंगे कि क्या कुछ आर्थिक समझौते होने, क्योंकि जिक्र हुआ है आर्थिक समझौते का। तो लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी से मुलाकात करने वाले हैं। साल 1997 के बाद, यानी 26 साल हो गए, किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला मिस्र दौरा होगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी के निमंत्रण पर यह यात्रा कर रहे हैं। अल सीसी ने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी, और उसी समय उन्होंने प्रधानमंत्री को मिस्र यात्रा के लिए आमंत्रित भी किया था। अल सीसी के भारत दौरे के दौरान दोनों नेताओं ने अहम विषयों पर चर्चा की थी, साथ ही भारत और मिस्र के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता पर जोर दिया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के दौरे पर हैं। विशाल बैरिस्टो हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ काहिरा से। विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक कार्यक्रम आपसे कितनी देर में शुरू हो रहा है? क्या कुछ खास कार्यक्रम आज के लिए निर्धारित है? विशाल, लालचंद, इस वक्त काहिरा में बचे हैं 2:45 और ये जो वक्त का फासला है वो धीरे धीरे कम होगा। जैसे प्रधानमंत्री यहाँ पर लैंड करेंगे और वहां पर उनको एयरपोर्ट पर सेरेमोनियल वेलकम दिया जाएगा, उनसे मिलने खुद मिस्र के प्रधानमंत्री जाएंगे और उनका खैर मख्तम करेंगे। इस मौके पर हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर और हमारे जो NSA हैं अजीत डोवाल, वो भी उनके साथ होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री और इजिप्ट के प्रधानमंत्री की मीटिंग होगी 1-on-1 एयरपोर्ट पर ही, और इसमें डॉक्टर जयशंकर शामिल होंगे। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर होटल में रिट्स कार्ल्टन में मैं इस वक्त मौजूद हूँ काहिरा में, और यहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा। मिस्र के बच्चे और इंडियन डायस्पोरा के लोग उनका हिंदी में गाना गाकर स्वागत करेंगे। लेकिन अभी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि मिस्र के चीफ मुफ्ती हैं वो प्रधानमंत्री के साथ खास मुलाकात करेंगे, और उनका नाम है डॉक्टर शौकी अल्लाम। डॉक्टर शौकी अल्लाम की खासियत यह है कि न सिर्फ वो मिस्र के 19वें चीफ मुफ्ती हैं, बल्कि उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो राष्ट्रपति की तरफ से ना होकर इस्लामिक स्कॉलर्स ने किया है। तो इस्लामिक स्कॉलर्स का मतलब यह है कि उन पर कितना एतबार करते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स, और वो ऐसे इंसान जिन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है वो भारत के प्रधानमंत्री के साथ एक खास मुलाकात करने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश ना सिर्फ यहां से निकल के जाने वाला है, बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड में जाने वाला है कि किस तरह से जो हेड मुफ्ती हैं, जो चीफ मुफ्ती हैं इजिप्ट के, मिस्र के, वो प्रधानमंत्री को कितनी तवज्जो दे रहे हैं और उनके साथ खास मुलाकात करेंगे। इसके अलावा 4 थॉट लीडर्स के साथ भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। इसमें योगा टीचर्स होंगे, एकेडमिशियंस होंगे और बिजनेसमैन होंगे। तो आज का ये जो कार्यक्रम है ये इस बात पर रहेगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री अपने अगले दिन का जो है उसका खाका तैयार करते हैं। और अगला दिन जो है कल बहुत खास होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री जाएंगे और राष्ट्रपति के साथ तो मुलाकात होगी प्रेसिडेंट पैलेस के अंदर। इसके अलावा वो जो कॉमनवेल्थ सेमेट्री है, यानी कि एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसके अंदर कॉमनवेल्थ के जो देश है, जो 50 से ज्यादा जिनका नंबर है, वो पहले और द्वितीय विश्व युद्ध में, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सिपाहियों ने भी अपनी शहादत दी थी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जो हिलियोपोलिस के अंदर है। और अल हाकिम मॉस्क जो है, मस्जिद जो है, वहां पर भी प्रधानमंत्री जाएंगे। इस मस्जिद की खासियत ये है कि इसे बोहरा समुदाय के मुसलमान, बोहरा समुदाय हम सब जानते हैं एक बिजनेस कम्युनिटी है जो समुद्र के रास्ते से बिजनेस करती थी। उन्होंने 1980 में इस मॉस्क को रेस्टोर किया था, तो वहां पर भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान काफी बायलैटरल्स भी साइन होंगे और फोकस रहेगा
एग्रीकल्चर, MSMEs और डिफेंस, और इसके अलावा एनर्जी के ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। भारत को महारत हासिल है ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर। हालांकि मिस्र के पास भंडार है नेचुरल गैस का, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन को एक ऑप्शन के तौर पे और फ्यूचरिस्टिक फ्यूल के तौर पे भी देखा जा रहा है। तो ये तमाम चीजों पर फोकस रहेगा। इसके अलावा जैसे मैं आपकी बातें सुन रहा था, हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे किस तरह से 50 और 60 के दशक में भारत और मिस्र काफी करीबी दोस्त होते थे। और उस जमाने की बात है लालचंद्र, जब 1960 में भारत और मिस्र ने मिलकर एक फाइटर जेट का प्रोटोटाइप तैयार किया था, लेकिन फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया। और फिर हम जानते हैं किस तरह से धीरे धीरे ये गुट निरपेक्ष राष्ट्रों नाम का जमाना आया, लेकिन फिर एक लंबा फासला बढ़ता चला गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदय हुआ 2014 में, राष्ट्रपति अल सीसी का भी उदय 2014 में हुआ। ये अजीब इत्तेफाक है। और दोनों ही लीडर्स एक दूसरे को न सिर्फ पसंद करते हैं, बल्कि राष्ट्रपति अल सीसी तो उनको अपना भाई तक बुलाते हैं, ब्रदर बोलते हैं उनको अपना। तो ये जो नजदीकियां हैं ये काफी चीजें साफ कर देगी। और मिस्र हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम मिस्र के लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों, ये बड़ा सवाल है। दोनों देश, जाहिर सी बात है, दोनों देश एक दूसरे के बीच में जो दोस्ती है उसमें फायदा देख रहे हैं। लेकिन जो मिस्र का जो लोकेशन है वो बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, जो अरब, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता है। सुएज कैनाल की हम बात कर रहे हैं। जो सुएज कैनाल का जो इलाका है उसमें तेजी से निर्माण हो रहा है। अल सीसी बहुत उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसमें विकास हो रहा है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति अल सीसी ने भारत को बोला है कि आप चाहें तो हम आपके लिए एक डेडिकेटेड जोन बना सकते हैं, जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। और इनफैक्ट जो पोर्ट अथॉरिटी के जो चेयरमैन है उन्होंने दौरा किया अभी हाल ही में। ठीक है विशाल, लौटते हैं आपके पास। ठीक है विशाल, लौटते हैं आपके पास। जो आप समझौते की बात कर रहे हैं, खासतौर पर आर्थिक समझौते की, उस पर जरा अपने खास मेहमानों का नजरिया लेते हैं। खबर आगा साहब, जिन चीजों का जिक्र विशाल अभी कर रहे थे, आर्थिक समझौतों का जिक्र कर रहे थे, इन आर्थिक समझौते के लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस यात्रा में क्या कुछ खास निकल करके आ सकता है दोनों देशों के लिहाज से, भारत के लिहाज से भी और मिस्र के लिहाज से भी? देखिए, इसमें हमारा जो उनके साथ ट्रेड है वो 7.7 बिलियन से थोड़ा ज्यादा है। जी। दो पक्षीय ट्रेड, जिसमें भारत की तरफ से ज्यादा जाता है और उनके से कम आता है। इसके अंदर हमारे पास जो मेन चीजें आती हैं वो आती हैं, कॉटन है, रॉ कॉटन, फिर उसके अलावा तेल, पेट्रोल और फर्टिलाइजर, गैस, इस तरह की बहुत सी चीजें, एक लंबी लिस्ट है, वहां से हम लाते हैं। हालांकि कॉटन, रॉ कॉटन लाते हैं, फिर यार्न यहाँ से वहां एक्सपोर्ट करते हैं। मिनरल्स भी उनके यहाँ कुछ हैं, काफी एक हैं जो जिनका भारत इस्तेमाल कर सकता है आने वाले समय। हमको रॉ मटेरियल की बहुत जरूरत है। अगर हम 6 से 8% इकोनॉमिक ग्रोथ जिस तरह हम मेंटेन कर रहे हैं, तो हमें अनइंटरप्टेड, एक तो बगैर रोक टोक के तेल की सप्लाई चाहिए और सस्ते दाम पे चाहिए, नंबर 1। तो हमें उसके लिए हमने डाइवर्सिफाई किया है, मतलब अरबों से भी ले रहे हैं, रशिया से भी ले रहे हैं और दूसरी जगहों से भी हम ले रहे हैं और उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं ताकि तेल की कीमत कम रहे हमें। फिर उसके अलावा हमारी जो एक और नीति है कि हमें ये मटेरियल, रॉ मटेरियल भी मिलता रहे, जो हमारी इंडस्ट्री को बहुत जरूरत है, इसलिए कि हमको जो हमारी समय 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, जो बढ़ के 5 और 7 में बहुत जल्दी हो जाएगी, विद इन उम्मीद की जाती है कि 4-5 साल के अंदर। इसकी बढ़ती फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिसको देख के अमेरिका, यूरोप, सभी देश चाहते हैं भारत के साथ संबंध हो। अभी हमने देखा था, इसी वजह से एक बड़ी वजह ये थी, 2 वजहें थी। एक तो मोदी जी की अहम शख्सियत, खुद पर्सनालिटी और उनका पर्सनल टच जो अमेरिका में नजर आ रहा था। दूसरी तरफ ये था कि अरब भी इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं। और फिर तीसरी चीज ये है कि अफ्रीका, इजिप्ट हमारा गेटवे है अफ्रीका के लिए भी, और फिर अगर वहां पे हम अपना इंडस्ट्रियल बेस बनाते हैं और एक कॉरिडोर बनता है हमारा वहां के ऊपर, तो हम बहुत सा सामान वहां भी बना सकते हैं, ज्वाइंट प्रोडक्शन, को प्रोडक्शन में, और अफ्रीका के दूसरे देशों में। एक चीज मैं बस और कहूंगा, भारत शुरू से, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी जी की ये पॉलिसी रही है कि जो ग्लोबल साउथ है, यानी साउथ के जो अर्ध विकसित देश और खासतौर से या जो हैं या जो विकसित देश भी हैं, उनकी जो वॉइस होती है, उनके जो इंटरेस्ट होते हैं, हित है, उनको ग्लोबल अंतरराष्ट्रीय पटल पे भी रखता है, उनकी बात भी करता है। अमेरिका में
ने बात की और उन्होंने कहा कि जो यूक्रेन में वार चल रही है उसके चलते हुए फूड, फ्यूल यानी पेट्रोल और जो फर्टिलाइजर की कमी से इन देशों में रिसेशन आ रहा है, उसको होना चाहिए। फिर मैं समझता हूँ कि समय आ गया इनका एक संगठन भी बनाने की जरूरत है। जैसे नाम पहले था, नाम अब उतना रिलेवेंस नहीं रही है, तो अब मैं समझता हूँ इकोनॉमिक बेसिस पे इनका एक, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री जी अगर इनिशिएटिव लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कदम होगा। नए नाम की तरह से लगभग 100 देश जो हैं वो भारत के साथ फिर खड़े हो जाएंगे। ठीक है प्रभुदयाल जी, अगर देखा जाए तो एक तरफ एलसीसी जिन्होंने 2014 में सत्ता संभाली, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने भी 2014 में ही सत्ता संभाली, यानी कि सत्ता संभाले हुए दोनों ही नेताओं को लगभग बराबर का समय हो गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी जिस तरीके से इन दिनों बढ़ रही है, उस मुकाबले भारत जिस तरीके से विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बना रहा है, तो ये मुलाकात और ज्यादा ही खास हो जाती है। और इस मुलाकात से फायदा सिर्फ एक देश को नहीं होगा बल्कि दोनों ही देशों को होगा। आपसी समझौते भी कई सारे होने वाले हैं, तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं इस मुलाकात को, और जो समझौते होंगे उन पर कैसे नजर डालते हैं आप? देखिए, मेरे विचार में तो दोनों देशों ने ये बार बार दर्शाया है कि वो एक दूसरे के हित में काम करने के लिए तैयार है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब ये कोविड की महामारी आई जी 2021 में इजिप्ट ने हमको 3 लाख वैक्सीन डोजेस भेजी थी। बिल्कुल, ये बात भूलनी नहीं चाहिए। वैक्सीन मैत्री के तहत हमारे ऊपर किसी तरह की समस्या आई तो उसने दोस्ती का हाथ बढ़ा के हमारी सहायता की। इसी तरह से जब इजिप्ट को किसी तरह की जरूरत पड़ती है, जैसे खाद्य पदार्थों की, तो हम आगे बढ़कर उसकी सहायता करने की कोशिश करते हैं। हम तो हमेशा ये दर्शाते हैं कि हमारी नीति इस बात पर आधारित होगी कि वसुधैव कुटुंबकम। हम सब देशों के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं और सब देशों को मानते हैं कि वो हमारे ही भाई हैं। इजिप्ट की तरफ से भी हमको दोस्ताना रुख अब देखने को मिल रहा है। देखिए, टेररिज्म जो है वो एक ऐसा मुद्दा है जिसके खिलाफ बहुत से देश लड़ रहे हैं, क्योंकि समझते हैं कि टेररिज्म से पूरी मैनकाइंड को खतरा है। जी, आपको ये मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब प्रेसिडेंट सीसी की विजिट हुई तब इस मुद्दे पर बहुत अच्छी बातचीत हुई और दोनों नेताओं ने कहा कि वो चाहते हैं कि दुनिया जीरो टॉलरेंस दिखाए टेररिज्म की तरफ। बिल्कुल, और उन्होंने ऐसे देशों को ये उनकी निंदा की जो कि टेररिज्म को अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। साफ इशारा है पाकिस्तान की तरफ। बिल्कुल, पाकिस्तान तो टेररिज्म को इस्तेमाल करता है फॉरेन पॉलिसी टू जी। तो ऐसे देशों की निंदा जब इजिप्ट ने हमारे साथ मिलकर की, ठीक है, तो साफ हुआ कि उनकी जो तवज्जो है इस मसले पर वो भी बहुत जोर पकड़ी हुई है, क्योंकि वो खुद जूझ रहे हैं इस्लामिक टेररिज्म से। मैं जब इजिप्ट में पोस्टेड था तो वहां के प्रेसिडेंट सदात होते थे। सदात साहब की मिलिट्री परेड में हत्या की थी इस्लामिक टेरर ग्रुप मुस्लिम ब्रदरहुड ने। बिल्कुल, वो खुद तब से पीड़ित रहा है मिस्र, जरूर जी, आतंकवाद तो हमारे साथ काम करेंगे। तो आतंकवाद पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुछ बड़ा डील हो सकता है, कुछ बड़ी चीजें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अब आप सभी से चर्चा जारी रखेंगे, उससे पहले जरा हम दिखा देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिस्र की पहली आधिकारिक यात्रा दोनों देशों के लिए बहुत ही अहम है। अपनी 2 दिन की मिस्र यात्रा पर पीएम मोदी हीलियोपोलिस स्थित सेमेट्री पर प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे और अल हाकिम मास्क भी जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी मिस्र के गणमान्य नेताओं से भी खास मुलाकात करेंगे। इस मौके पर मिस्र में बसा भारतीय समुदाय भी पीएम मोदी का स्वागत करेगा। तो हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने ही काहिरा में भारतीय राजदूत अजीत गुप्ते से इन्हीं सब बातों पर खास बातचीत की है। आइए देखते हैं। देखिए, ये पहली स्टेट विजिट है जहाँ तक मिस्र की बात है, तो आप किस तरह से देखते हैं इस यात्रा को? प्राइम मिनिस्टर की मिस्र की जो विजिट हो रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
क्योंकि कई सालों से हमारे प्रधानमंत्री की विजिट नहीं हुई। ये बहुत ही हिस्टोरिक विजिट होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद किस तरह का बदलाव आप देखते हैं ऐतिहासिक रिश्तों से लेकर अब? 2015 और 2016 में प्रेसिडेंट सीसी की विजिट्स हुई थी। वो विजिट्स के दौरान काफ़ी MOUs साइन हुए। उसके बाद में काफ़ी मिनिस्टेरियल विजिट्स हुए हैं। क्या क्या से की फोकस पॉइंट्स रहेंगे इस यात्रा के? कुछ बायलैटरल्स भी साइन होने जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में हमारे मल्टीफेसेटेड कोऑपरेशन बढ़ी है। जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि जनवरी में हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की। तो हमारा जो ट्रेड बायलैटरल ट्रेड है वो 2021-22 में 75% से बढ़ा और एक रिकॉर्ड लेवल पे पहुंचा 7.26 बिलियन। और इसमें हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स बैलेंस्ड है। तो इससे मिस्र को भी फ़ायदा होता है, हमें भी फ़ायदा होता है। हमारे इन्वेस्टमेंट्स भी काफ़ी बड़े हैं। मिस्र में इंडियन कंपनीज ने $3.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है और कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स फाइनलाइज हुए हैं। अगर हम ट्रेड की बात करें तो दोनों देशों के बीच में किस तरह का फिगर्स, अगर वॉल्यूम की हम बात करें तो वो है? तो जैसे मैंने कहा कि 2021-22 में ट्रेड 7.26 बिलियन पे पहुंचा था। इसमें ट्रेड बैलेंस था। आगे कुछ वर्षों में मुझे कॉन्फिडेंस है कि ये ट्रेड हमारी बढ़ती जाएगी और नए आइटम इसमें आते रहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं पीपल टू पीपल कनेक्ट की। हमारा कल्चर किस तरह से दोनों देशों को नजदीक लाता है? तो ये कई डेकेड से जो मिस्र के लोग हैं वो भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर का बहुत ही गहरा प्रभाव हुआ है। 2 पीढ़ियां उनकी भारतीय फिल्म देख के बड़ी हुई है। आपने बात करी पीपल टू पीपल कनेक्ट की, लेकिन जब हम कनेक्शन की बात करते हैं तो कनेक्शन होना चाहिए। अभी तक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है दिल्ली, न्यू दिल्ली और कायरो के बीच में। तो कितनी जल्दी ये कनेक्ट भी स्थापित होगा? तो अभी तो कायरो से मुंबई 4 बार फ्लाइट्स हैं जो इजिप्ट एयर की है, डायरेक्ट फ्लाइट। पर बहुत ही जल्दी खुशखबरी देना चाहूँगा कि कायरो और दिल्ली के बीच में भी डायरेक्ट फ्लाइट्स की शुरुआत होगी। और इससे मुझे आई एम कॉन्फिडेंट कि दोनों देशों के बीच में जो टूरिज्म है वो कई गुना बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये खुशखबरी है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि दिल्ली से भी जल्द ही सीधी उड़ान होगी काहिरा के लिए। और आप सब जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं भारत में और यहाँ मिस्र के अंदर, उनके लिए ये एक मौका होगा कि आप आए हमारे देश में, क्योंकि भारत हमेशा कहता है अतिथि देवो भव। मेरे सहयोगी अनिल खन्ना, गौरव और विकास गुप्ता के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़ काहिरा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मिस्र के 2 दिवसीय दौरे पर काहिरा स्थित हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर सेमेट्री भी जाएंगे और इस सेमेट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो वहां की ये तस्वीरें भी सुक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां काहिरा स्थित हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर सेमेट्री का दौरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, जहां पर शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री देंगे। तो उस जगह की ये तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो मिस्र में पीएम मोदी अल हकीम मस्जिद भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी कैरो के जिस अल हकीम मस्जिद जाने वाले हैं वो 10वीं सदी की मस्जिद है। 6 सालों तक चले पुनरुद्धार कार्य के बाद इस शिया मस्जिद को इसी वर्ष फरवरी में दोबारा खोला गया था। इस मस्जिद का पुनरुद्धार करवाने में बोहरा समुदाय का योगदान रहा है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने इस भारतीय मुस्लिम समुदाय से ये मिस्र के राष्ट्रपति काफी प्रभावित हैं। अल हकीम मस्जिद काहिरा में फातिमिद वास्तुकला और इतिहास का एक नायाब उदाहरण है। आयताकार मस्जिद 13,560 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करती है, जिसके बीच में 5,000 वर्ग मीटर का बड़ा सा आंगन भी है और आंगन के चारों तरफ बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं।
तो ये जो दो खास कार्यक्रमों का हमने जिक्र किया, थोड़ी सी चर्चा हम इस पर भी जरूर अपने मेहमानों से और विशाल से भी करना चाहेंगे। सबसे पहले विशाल, मैं आपके पास आता हूं कि ये जो वॉर सिमेट्री पर प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, भारतीय सैनिकों को जो वहां पर शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने वाले हैं, थोड़ा सा जरूर आप इस पर प्रकाश डालिए कि इसका जो इतिहास रहा है वो क्या रहा है। विशाल। देखिए लालचंद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काहिरा आएंगे तो मस्जिद से पहले वो जाएंगे कॉमनवेल्थ वॉर सिमेट्री जो हिलियोपोलिस में है, और ये जो वॉर सिमेट्री है वो पूरी दुनिया में, हमारे अपने देश में भी है, मणिपुर के अंदर। और ये वॉर सिमेट्री उन वीर सिपाहियों की, वीर सैनिकों की याद में बनाई गई है जिन्होंने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ते हुए कॉमनवेल्थ के लिए अपनी शहादत दी। हम सब जानते हैं कि उस वक्त भारत पर ब्रिटिश राज था और ब्रिटेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर दोनों में उसने भाग लिया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अलाइड फोर्सेस का हिस्सा था ब्रिटेन। लेकिन इसमें बहुत से सैनिक ऐसे थे लालचंद जिनको कब्र नसीब नहीं हुई, जिनका कुछ अता पता नहीं चला, जिनके रिमेन्स नहीं मिले, लेकिन उन लोगों के नाम भी यहाँ पर दर्ज हैं। और प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आएंगे तो वो खास तौर से भारतीय शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जिन्होंने यहाँ पर टर्की की फोर्सेस के खिलाफ जो लड़ाई हुई सुएज कैनाल के कब्जे को लेकर, उसमें ब्रिटेन की तरफ से लड़ते हुए जिन लोगों ने अपनी जानें दी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यहाँ पर जो हेडस्टोन्स है उसमें अलग अलग देश है, जिसमें सूडान है और अफ्रीकन कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, लेकिन भारतीय सैनिकों के भी यहाँ पर हेडस्टोन्स हैं। और हमें बताया गया 80 से ज्यादा वो लोग हैं जिनको यहाँ पर हेडस्टोन मिला है, यानी कि उनकी ग्रेव यहाँ पर मौजूद है। हिलियोपोलिस से निकलकर प्रधानमंत्री जाएंगे अल हाकिम मॉस्क, और जैसे कि आपने बताया कि ये शिया मस्जिद है, 10वीं शताब्दी की है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन जो भारत का कनेक्शन है उसके साथ वो ये है कि इसे 1980 में बोहरा समुदाय के लोगों ने इसको रेस्टोर किया, इसको ठीक ठाक किया, इसका रख रखाव किया और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाए। बोहरा कम्युनिटी वो समाज है, मुस्लिम समाज का वो हिस्सा है जो पूरी दुनिया में ट्रैवल करता था उस जमाने में, समुद्र के रास्ते से, यानी कि मैरीटाइम ट्रेड करते थे वो लोग। और भारत से जो मसाले वगैरह थे वो मिस्र और यहाँ अफ्रीकी देशों के जरिए, मिस्र के जरिए यूरोप तक जाते थे। और एक बात और, मिस्र जो है एक लंबे वक्त से, जब हम बात करते हैं एंशिएंट सिविलाइजेशन की, तो नाइल वैली का आपने जिक्र किया, इंडस वैली का आपने जिक्र किया, उस जमाने में जो ममीज बनती थी उसके अंदर खास तरह का तेल लगाया जाता था। हम सब जानते हैं किस तरह से ममीज को रेस्टोर किया जाता था, जो वाइटल ऑर्गन से उनको निकाल कर बॉडी को खास मसाले लगाकर उनको पिरामिड्स में रखा जाता था। जो रॉयल फैमिली होती थी, जो राजा रानी होते थे, उनकी बॉडीज को, तो वो खास तेल भी मैरीटाइम ट्रेड के जरिए आता था। और जो बोहरा समाज के जो लोग हैं वो एक लंबे वक्त से, सदियों से मैरीटाइम ट्रेड का हिस्सा रहे हैं। तो वो उन लोगों ने इस मस्जिद को रेस्टोर किया है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मस्जिद में जाएंगे और वहाँ के इमाम से भी मुखातिब होंगे। और यहाँ पर जो होटल है उसके अंदर जब प्रधानमंत्री आएंगे तो यहाँ पर भी वो ग्रैंड मुफ्ती से मिलेंगे, इजिप्ट के ग्रैंड मुफ्ती से, डॉक्टर शौकी अल्लाम से वो खास मुलाकात करेंगे। तो जब हम बात करते हैं, अभी बात हो रही थी कि किस तरह से पूरी दुनिया टेररिज्म से जूझ रही है और एक टेररिज्म का नाम दिया जाता है कि मजहब के नाम पर खास तौर से हमारा पड़ोसी देश जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करवाना चाहता है और बार बार कोशिश करता है, उनको एक करारा जवाब मिलेगा जब प्रधानमंत्री ग्रैंड मुफ्ती के साथ मुलाकात करेंगे। और ये खास मुलाकात होगी। तो जो प्रधानमंत्री की जो दोनों यात्राएं हैं, चाहे वो अमेरिका हो जिसका असर हम प्रशांत महासागर पे देख सकते हैं, और जाहिर सी बात है चीन को काफी तकलीफ हुई थी इस मुलाकात को लेकर, और जिस तरह से ग्रैंड रिसेप्शन मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका में, उसी तरह जब मिस्र के अंदर आके प्रधानमंत्री मिलेंगे राष्ट्रपति अल सीसी के न्योते पर, जब वो यहाँ पर आएंगे तो उसका भी हम
जो है एक रिएक्शन देख सकते हैं हमारे पड़ोस में, खास तौर से वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर। लालचंद, ठीक ठीक, लौटते हैं आपके पास। जी प्रभुदयाल जी, जिस तरीके से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब मिस्र पहुंचेंगे, अब से कुछ ही देर में वो वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद में अल हकीम मस्जिद जाएंगे, तो ऐसे में जो भारत में जो बोहरा समाज रह रहा है उस पर क्या कुछ असर इस मुलाकात का, इस यात्रा का पड़ सकता है आपके हिसाब से? देखिए, बोहरा समाज तो प्रधानमंत्री मोदी का बहुत समर्थन करता है, क्योंकि वो समझता है कि हमारे प्रधानमंत्री देश के हित में और पूरे विश्व के हित में कितना अहम कार्य कर रहे हैं। अब जो इस मॉस्क की रेस्टोरेशन की बात हुई, तो पहले देखिए, ये तभी इसका रेस्टोरेशन हुआ था जब मैं इजिप्ट में पोस्टेड था 1980 में। अच्छा, ये एक खंडर के तौर पे होती थी। फिर बोहरा समाज ने ये कार्य ने हाथ में लिया और इसको रिस्टोर किया। तो इजिप्ट के लोगों को लगा कि इस कार्य में की बहुत अहमियत है, और फिर दोबारा फिर से रेस्टोरेशन का काम इजिप्ट की गवर्नमेंट के साथ मिलके बोहरा समुदाय में किया, जो 2017 में चालू हुआ और अभी इसी साल फरवरी के महीने में 2023 में वो खत्म हुआ। और अब ये बहुत ही काबिले तारीफ मॉस्क बन गई है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो बोहरा समाज ने ऐसा कार्य करके इजिप्ट की गवर्नमेंट की तवज्जो इस तरह भी खींची है कि देखिए, भारत के मुस्लिम जो हैं वो इजिप्ट में जाके कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उन्होंने कितना अच्छा काम किया ये मॉस्क को रिस्टोर करने में, तो इसमें भारत की शान बढ़ी। उन्होंने भारत आपके पास लौटते हैं प्रभुदयाल जी, अभी आपके पास लौटते हैं। विशाल, हमारे संवाददाता बता रहे हैं शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए। विशाल जी बिल्कुल ठीक कहा लालचंद ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जहाज लैंड कर गया है इजिप्ट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और ये एक खुशी की लहर दौड़ी है। और यहाँ पर होटल में ये खबर आ गई है कि उनका जहाज लैंड कर गया है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज है। प्रधानमंत्री का दौरा, जो फर्स्ट स्टेट विजिट है, वो अब शुरू हो गई है 2 दिवसीय इजिप्ट के अंदर। ठीक, लौटते हैं आपके पास। और क़मर आगा साहब, जिस बात पर हम चर्चा कर रहे थे, चीफ मुफ्ती से मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। हम जानते हैं कि आतंकवाद को लेकर के मिस्र का रुख क्या है, तो कितनी बड़ी उम्मीद कर सकते हैं इस यात्रा से कि खास तौर पर आतंकवाद पर दोनों देशों के बीच कुछ साझा आ सकता है, कोई समझौता हो सकता है? आतंकवाद पर क्या दोनों नेताओं के बीच बात हो सकती है इस यात्रा के दौरान? क़मर आगा साहब, देखिए, आतंकवाद से भी बहुत पीड़ी। अभी इस्राइल में कुछ ही दिन पहले चंद इजरायली सोल्जर्स की भी हत्या हुई है। कुछ ही बहुत पुरानी बात नहीं है, मुश्किल से 10-15 दिन पहले। और ये सिनाई एरिया में काफी एक्टिव हैं। ये बहुत बड़ा डेजर्ट है, वहां पे इनके बड़े कैंप्स चल रहे हैं। अलकायदा, ISS सब वहां पे पहुंच चुके हैं। और ये इससे इजिप्ट, जैसा कि अभी एम्बेसडर साहब ने बताया, प्रभुदयाल जी ने, कि अनवर, उनके प्रेसिडेंट की हत्या भी एक आतंकवादी ने की थी, अनवर सादात की। फिर उसके बाद से मूवमेंट कभी वहां पे कम नहीं हुआ है। हालांकि वहां पे जो ट्रेडिशनल जो मूवमेंट था जिसने अनवर सादात को मारा था, उसमें थोड़ी सी बदलाव जरूर आया, लेकिन नया जो पाकिस्तान से गया है अलकायदा और जो ISS, ये बेइंतहा खतरनाक बन चुका है। और ये न केवल इजिप्ट में है, बल्कि वो उस पूरे क्षेत्र में, चैड, नाइजर, माली, कैमरून, ये पूरा जो सहल रीजन है और बियॉन्ड सूडान, इन सब जगहों पे फैल गया है। और वहां के लोग परेशान हैं। नाइजीरिया में आपने सुना होगा, बराबर इसके ऊपर रेड करके वहां की बच्चियों को उठा ले जाते हैं। और ये सारी हुकूमतें बहुत कमजोर हो चुकी हैं, वीक हो रही हैं वहां के ऊपर। ये फ्रेंच एरिया था, जो फ्रांसीसी का रूल हुआ करता था, किसी जमाने में कॉलोनीज थी, अब वो आजाद हो चुकी हैं और वो अब दोबारा से अपने को संगठित कर रही हैं। और वो भी चाहती हैं कि यहाँ से भी आतंकवाद खत्म हो। तो आतंकवाद इजिप्ट के लिए, सूडान के लिए, भारत के लिए, और फिर इजिप्ट का बड़ा रोल है इन कंट्रीज के अंदर। सूडान के खिलाफ एक जो जंग चल रही है,
तो उसमें भारत के पास जो एक्सपीरियंस है आतंकवाद को डील करने का, वो बहुत कम देशों के पास है। भारत एक अकेला देश है जो बहुत कामयाब है। पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें थी जम्मू एंड कश्मीर में, उसको कामयाबी नहीं मिली। 30 साल से लड़ रहे हैं, 30 साल से वो बर्बाद करने पे तुले हैं। उन्होंने सोचा था कि कश्मीर पर कब्जा तो नहीं कर पाएंगे मगर अराजकता फैला देंगे, मगर वो कुछ नहीं कर पाए, कामयाब नहीं हुए। आज कश्मीर उसी तरह से खड़ा है, तटस्थ है, वहां पे बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं, सब कुछ है। तो ये जो एक्सपीरियंस है हमारे पास, जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग हम कर सकते हैं उनके साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब दूसरी बात ये कि बदलाव अरब वर्ल्ड में भी आ रहा है, उनकी भी समझ में आ रहा है कि आतंकवाद से उनका भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये एक चेंज है। आम जनता तो बहुत पीड़ित है, उसकी सपोर्ट थोड़ी सी कम हुई है। इसी के ISS में अब नए लोग नहीं भर्ती हो रहे हैं, जो भर्ती हो चुके हैं उनकी बड़ी संख्या है, वो इन्वॉल्व है। और ये जो रीजन है, सहल रीजन, यहाँ पे उन्हीं ने बहुत लोगों को भर्ती कर लिया है। ये क्योंकि वहां की रिजीम्स फेल हो रही हैं, कंट्री कोलैप्स हो रही है, तो बहुत बड़ी संख्या में इनके पास वेपन भी आ गया है। तो उस रीजन को जो इजिप्ट के चारों तरफ है, बड़ा खतरा है, भारत से भी ज्यादा और इराक और सीरिया से भी ज्यादा इस समय खतरा उनको नजर आ रहा है। जी ठीक है। अगर बात करें प्रभुदयाल जी कि जिस तरह से कि राउंड टेबल टॉक होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इस राउंड टेबल टॉक के दौरान जैसा कि कमर आगा साहब से हम चर्चा कर रहे थे, आपने भी चर्चा की, आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कि विस्तार से दोनों नेता बात कर सकते हैं, सहमति बना सकते हैं दोनों देश। आर्थिक समझौते हो गए, जो आर्थिक समझौते का हमने जिक्र किया, विशाल ने भी अपने रिपोर्ट में कुछ चीजों का जिक्र किया। और कौन से आयाम है जो इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच राउंड टेबल टॉक में और दोनों देशों के बीच हो सकते हैं इस यात्रा के दौरान? प्रभुदयाल जी। देखिए, इजिप्ट के साथ जो हमारे रिश्ते अब हैं, उनको हम एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर देख रहे हैं जी। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जो सबसे अहम पहलू हैं, वो एक तो टेररिज्म से लड़ना और दूसरा सिक्योरिटी मामलों में किस तरह से हम कोऑपरेट कर सकते हैं जी, उसको आगे बढ़ाना। तो जैसा मैंने पहले जिक्र किया था, इजिप्ट के जो पोर्ट्स हैं, वो रेड सी पे जो हैं, वो बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं और उनका अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से हम हमारे जो पूरे वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको हम देख सकते हैं। और जहां तक टेररिज्म की बात है, तो इजिप्ट जो है वो एक ग्लोबल कोलिशन में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ काम कर रहा है आईसिस को करने के लिए। तो जैसे अभी कमर आगा साहब बता रहे थे कि ये जो लड़ाई चल रही है इजिप्ट की, उन्होंने अलकायदा पे तो कुछ काबू लाने की कोशिश की लेकिन आईसिस पे नहीं कर पाए। और आईसिस एक ऐसी संस्था है जो कि हमारे पड़ोस में काफी जोर से स्थित है, पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में भी जी। अब इजिप्ट ये देखता है कि पाकिस्तान ने जो ये टेररिज्म की ऑफिशियल पॉलिसी बनाई, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की, उससे खुद उसको कितना नुकसान हुआ। देखिए, पाकिस्तान पॉलिटिकली तहस नहस है, इकोनॉमिकली वहां लोगों की तो इतनी खराब हालत है कि उनके जरूरत की मन की चीजों के लिए उनको लाले पड़े। पाकिस्तान इकोनॉमिकली पॉलिटिकली कोलैप्स हो गया। तो दूसरे कंट्रीज ये देखते हैं कि टेररिज्म पे लागू पाना और उस पे जरा कलाम कसना ये बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है तो देश का सत्यानाश। बिल्कुल प्रभुदयाल जी, क्योंकि अभी यूएस की जब यात्रा हुई थी तब भी टेररिज्म का जो मुद्दा है वो प्रमुख तौर पर उठाया गया था। आपके पास वापस आएंगे, विशाल भी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। विशाल, जिस तरीके से उत्साह इस मुलाकात को लेकर भारत के अंदर देखने को मिल रहा है, भारत की जनता के बीच देखने को मिल रहा है, क्या वही उत्साह वहां पर भी देखने को मिल रहा है वहां की जनता के बीच? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी उत्साह है और थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे कि वो उत्साह किस तरह से है, हम उसको कैमरे में कैद करके आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और यहाँ सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मैं इस वक्त हूँ मीडिया का जो ब्रीफिंग रूम है वहां से आपसे मैं मुखातिब हो रहा हूँ
और इसके बाद हम जाएंगे और दिखाएंगे आपको किस तरह से इजिप्ट के बच्चे और इंडियन डायस्पोरा के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उन्होंने तैयारियां की हैं। हिंदुस्तानी म्यूजिक और फिल्मी संगीत बहुत ज्यादा मशहूर है यहाँ पर इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर, और हिंदी गाने गाकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने का प्लान है और वो हम आपको दिखाएंगे। जब मिस्री बच्चे हिंदी गाने गाएंगे तो वो अलग तरह का एक एक्साइटमेंट होगा, और प्रधानमंत्री जब आ रहे होंगे और हिंदी गाने चल रहे होंगे तो आप सोच सकते हैं कि इंडस वैली और नाइल वैली का जो समागम है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी विशाल, हम समझते हैं कि आप ज़रूर उन प्रोग्राम में जा रहे हैं और वहाँ से आप हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे, तो फिलहाल आपका तो हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं ताकि आप वो सारी चीज़ें हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं और बाद में आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अपने दोनों मेहमानों के साथ हम चर्चा को जारी रखते हैं। तो मैं क़मर आगा साहब का रुख करता हूँ। क़मर आगा साहब, जो आयाम की बात हमने की, आर्थिक समझौते हैं, आतंकवाद एक प्रमुख मुद्दा है दोनों देशों के बीच, और अगर देखा जाए तो जैसा हम जानते हैं कि हमने पहले भी शुरुआत में चर्चा की कि मिस्र की जो भौगोलिक स्थिति है, आप देखें तो उसके ठीक ऊपर में यूरोप है, उसके बाद मिस्र अफ्रीका में सबसे ऊपर यानी उत्तरी हिस्से में स्थित है। स्वेज नहर जो कि ऐतिहासिक है, स्वेज नहर कितनी इम्पोर्टेंस रखता है, कितनी उसकी अहमियत है, इन चीज़ों को देखते हुए दोनों देश कुछ नए आयामों पर भी काम कर सकते हैं क्या? कि आजकल जैसे हम जानते हैं कि AI का ज़माना है, हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी में बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, इसमें मिस्र कहाँ पर है और क्या इन चीजों को लेकर भी दोनों देशों के बीच कुछ भागीदारी हो सकती है? देखिए, इन चीजों के लिए वो मिस्र जो है वो भारत की तरफ देखे। तब रीजन ये है कि जो हमारी IT इंडस्ट्री है और फिर उसके बाद जो हमने नए काम किए हैं रोबोटिक्स में, ड्रोन्स में, के मैन्युफैक्चरिंग में, और फिर उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में, उसने बड़ी कोशिश की थी पहले यूरोप से उसको कुछ मिल जाए। यूरोप से उसको मिला नहीं बहुत ज्यादा, या अमेरिका से। और दूसरी बात ये कि उनकी शर्तें इतनी हैं, वो अब फर्दर वो उसमें पढ़ना नहीं चाहते, और बल्कि उनको लगता है कि भारत के साथ मिलके ज्वाइंट प्रोडक्शन, को प्रोडक्शन और इस तरह की चीजें अगर करते हैं तो उनको काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और तेज भी हो सकता है, जैसे कि बहुत से देश कर रहे हैं, जैसे कि रशिया भारत के साथ कर रहा है ब्रह्मोस हमने बनाई, या फिर उसके अलावा इजराइल के साथ हमने मिलकर बहुत सी चीजें डिफेंस सेक्टर की बनाते हैं, हम बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं और उनको तीसरे मुल्कों में भी बेच रहे हैं। देखिए, इजिप्ट अगर इन चीजों में आगे आता है तो फिर उसको और भारत दोनों को एक बड़ा मार्केट अरब वर्ल्ड का मिल जाता है। इजिप्ट का इन्फ्लुएंस है पूरे अरब वर्ल्ड में, और जो हमारा ज्वाइंट प्रोडक्शन होगा, चाहे डिफेंस सेक्टर में हो या उसके अलावा हमारा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT सेक्टर, इन पूरा जो है इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स और बहुत सी चीजें हैं, वो सारी चीजों में तो हम समझते हैं कि एक बड़ा मार्केट अफ्रीका में भी और उसके बाद अरब वर्ल्ड जो है, यानी अरब ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, वो गल्फ की कंट्रीज हैं, वो हमें बड़ा हासिल हो जाएगा। तो इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि इस दौरे के ऊपर हमारी उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे भी शायद समझौता हो जाए। भारत उनको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने पे तैयार नजर आता है, जिस तरह की रिपोर्ट्स वहां से आ रही। अब देखना ये है कि किन किन चीजों पे सहमति होती है, इसलिए कि वो ग्राउंड को बता देंगे। क्या कहते हैं, एम्बेसडर साहब के पहले ही तैयार हो चुके होंगे फॉरेन मिनिस्ट्रियल लेवल के ऊपर, और सेक्रेटरी लेवल की जो विजिट्स रही होंगी कि किस किस चीजों पे हमारे एग्रीमेंट होंगे, ये जल्दी ही, लेकिन बहुत सी चीजों पे होगी। एक चीज मैं बस आखिर में ये कहना चाहता हूँ, हमारे भले गवर्नमेंट जो वहां पे आई हूँ उसके बीच में रिश्ते जो है थोड़े ठंडे बस्ते में चले गए हों, लेकिन भारत इजिप्ट की जनता में उतना ही पॉपुलर था, पहले भी बीच में भी रहा है, आज भी उतना पॉपुलर है। राज कपूर की उस जमाने में राज कपूर के गाने सड़कों पे गाए जाते थे, मेरा जूता है जापानी, और फिर उसके बाद दिलीप कुमार भी वहां मशहूर हुए, लेकिन राज कपूर सबसे ज्यादा मशहूर हुए इस पूरे क्षेत्र में, और उसके बाद अमिताभ बच्चन, तो वहां पे एक क्रेज, और वहीं नहीं पूरे नॉर्थ अफ्रीका में उनके गाने आज तक लोग गा रहे हैं। और अब जो नई जनरेशन है बॉलीवुड की, वो भी, उसकी भी फिल्में वहां पे आमिर खान और बाकी जो लोग हैं उन सबकी बेइंतहा पॉपुलर हैं। तो और गाने भी हमारे बहुत पॉपुलर हैं। म्यूजिक तो एक बहुत बड़ा, ये हमारा सॉफ्ट जो पावर है वो
वहां पे हमेशा पूरे उस क्षेत्र में अरब वर्ल्ड के काम कर रही है। हमारे यही नहीं बल्कि टीवी सीरियल्स भी बहुत देखे जाते हैं वहां के ऊपर इन देशों के अंदर। एक बड़ा कांटेक्ट हमारा उनके साथ बना, ये सिविलाइजेशनल कांटेक्ट जिसका के एम्बेसडर प्रभुदयाल जी ने जिक्र किया था, वो कंटिन्यूटी है जनता के बीच में हमारी पीपल टू पीपल रिलेशन। और फिर वहां से भी काफी लोग, वहां पे टूरिज्म का बड़ा सेंटर है, इजिप्ट जाते हैं। और आपने जैसे हमारे संवाददाता ने बताया अगर डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली से हो जाएगी तो और आसानी हो जाएगी, खासतौर से। और आने वाले समय में ये उम्मीद भी है कि डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो दिल्ली से जरूर जाएगी, ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है। प्रभुदयाल साहब, अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो भारत के अंदर आज डिफेंस सेक्टर में कई सारे ऐसे उपकरण हैं जो भारत में ही बन रहे हैं। मेड इन इंडिया को हम लगातार बढ़ावा दे रहे हैं और आज की तारीख में, चलिए आपके पास वापस आएंगे। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, काहिरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मिस्र के यात्रा पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विशेष विमान से उतरते हुए काहिरा में हवाई अड्डे पर और उनके स्वागत के लिए वहां पर उपस्थित हैं। मिस्र की तरफ से उनका स्वागत किया गले लगा करके। ये सीधी तस्वीरें आप काहिरा से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र की यात्रा पर पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री की अगवानी मिस्र की तरफ से की गई है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विशेष विमान से उतर करके और
सीधा प्रसारण आप कायरा से देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक यात्रा पर पहुंच चुके हैं और उनकी अगवानी खास तौर पर वहां के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली ने की है। हवाई अड्डे पर जाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। कृतिका, बिल्कुल ये तस्वीरें हमने दिखाई और अब इंतजार हो रहा है इस मुलाकात के बाद में जो समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे, किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी दोनों के बीच में, ये काफी अहम और हम सभी लगातार इस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर किन किन चीजों पर, किन किन समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे, आपसी सहमति बनेगी। क्योंकि बात चाहे डिफेंस सेक्टर की हो या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हो या फिर अन्य चीजों को लेकर हो, हर चीज में भारत और मिस्र अगर आपस में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे आगे आने वाले समय में देखा जाएगा। लाल जी जी बिल्कुल, जिस तरह से कि दोनों देशों के बीच फिलहाल जैसा कि हम बता रहे थे कि 7.26 बिलियन जो डॉलर है उसका द्विपक्षीय व्यापार है जो कि संतुलन है, लेकिन अभी दोनों देशों के बीच काफी संभावना है आर्थिक सहयोग के क्षेत्र के लिए और काफी कुछ और भी समझौते हो सकते हैं। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, आतंकवाद को लेकर के जो मिस्र का रुख रहा है उसको लेकर के भी दोनों देशों के बीच इस यात्रा के दौरान बहुत कुछ समझौता हो सकता है। हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रभुदयाल जी और खबर आगा साहब दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खबर आगा साहब, और जैसा कि हमने देखा कि मिस्र के प्रधानमंत्री ने जाकर उनकी हवाई अड्डे पर अगवानी की और जो जेस्चर और पोस्चर हम देख रहे थे उससे ये लग रहा था कि 26 साल बाद जो यात्रा हो रही है उसको लेकर के उत्साह काफी ज्यादा है। कमर आगा साहब जी, बहुत ज्यादा उत्साह होगा। जो पूरा यकीन है इसलिए कि इतनी छवि है भारत की वहां पे, और फिर प्रधानमंत्री के बारे में वहां पे मैं बहुत से इजिप्शियन से मिला पिछले दिनों में, एक कॉन्फ्रेंस में गया था वहां पे लेबनान, 2 साल कोविड से पहले की बात है। तो इतने लोग इजिप्शियन आके मुझसे मिले वहां पे और वो भी आए हुए थे और बार बार कह रहे थे कि भाई प्रधानमंत्री नहीं आए, यहाँ पे आना चाहिए, विजिट होनी चाहिए, रिश्ते बढ़ने चाहिए। तो बेइंतहा वहां पे जोश है लोगों में और वो चाहते हैं, इतनी खुशी होगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए भारत को वहां पे इतना जाना जाता है, इतना वहां पे किस्से हैं, कहानियां हैं, नासिर के वक्त से चली आ रही हैं। फिर हमने आजादी की लड़ाई में उनको सपोर्ट किया और यही नहीं बल्कि उनके साथ हमारा हमेशा से कॉपरेशन रहा, हर तरह के 67 की जंग में भारत ने जिस तरीके से किया, उससे पहले 56 में 57 में जब एंग्लो फ्रेंच अटैक हुआ था सुएज कैनाल के नेशनलाइजेशन के वक्त, तो भारत ने कहा कि हम कॉमनवेल्थ छोड़ देंगे। इस तरह के रिश्ते भारत के हैं। और फिर 73 की जंग में भी भारत ने खुल के उनका समर्थन किया, हर तरीके से, यूनाइटेड नेशन हो या जितने भी नॉन अलाइंड फोरम्स में और तमाम जगहों पे। लेकिन ये था कि बाद में इजिप्ट जिस तरीके से पश्चिमी देशों के साथ जुड़ा तो वो पूरा उधर चला गया था। रिश्ते थे, बस चल रहे थे, हमारा ट्रेड उनके साथ था, ताल्लुकात भी थे, ऐसी बात नहीं कि खत्म हो गए थे, लेकिन पब्लिक के बीच में वो उसी तरह बना रहा। और पब्लिक में बनाए में मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड का भी एक बहुत बड़ा रोल था। उसके अलावा यहाँ की म्यूजिक वहाँ बहुत पॉपुलर है, फिल्म के अलावा वहाँ पे बहुत जाना जाता है। यहाँ के जो डांसेस हैं क्लासिकल, वो बहुत उन लोगों को पसंद है वहाँ के, खासतौर से जो एजुकेटेड क्लास है वहाँ पे, और वो लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पे आते हैं, जाते हैं। और हिंदू धर्म के बारे में भी वो लोग काफी वहाँ पे लोग हैं जो जानकार हैं, उसके बारे में जानते हैं किस तरह की है, किस तरह की सभ्यता है। यानी ये एक बड़ा सेक्शन है, ऐसी बात नहीं कि वो नहीं जानते, वो हमको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सैकड़ों साल, हजारों साल से ये रिश्ते चले आ रहे हैं। और वो मैं समझता हूँ कि अब प्रधानमंत्री की इस विजिट से एक नया आयाम उसको मिलेगा, एक नया बूस्ट जिसे कहना चाहिए। और फिर अगर हमारा स्ट्रेटेजिक टाइज उनसे, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप और डेवलप होंगे, न केवल मिलिट्री टू मिलिट्री बल्कि टूरिज्म, स्पोर्ट्स, फिर उसके अलावा कल्चर एंड ट्रेड, कॉमर्स, इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें आपको नजर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारे पास बहुत कुछ है जो हम उनको दे सकते हैं, हम उनसे भी बहुत सी चीजें ले सकते हैं। तो इस तरह से ये एक जो रिश्ते हैं ये बहुत स्ट्रांग रिश्ते। और फिर दूसरी बात ये भी है, प्रधानमंत्री का जो पर्सनल रैपो होता है राष्ट्रपति वगैरह से, ये आप देख सकते हैं इस वक्त उतरते ही जिस तरीके से उन्होंने हक किया, पर्सनल कांटेक्ट
नेताओं से अपना बना लेते हैं। सीसी जब भारत आए थे तब बहुत उनके साथ उनके बड़े अच्छे संबंध हो गए थे। फिर उसके बाद दूसरी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में जहां जहां मिले बराबर प्रधानमंत्री उनसे मिलते रहे। दूसरी तब प्रधानमंत्री पब्लिक से भी एक कनेक्ट बना के रखते हैं। अब वो इंडियन डायस्पोरा हो या वहाँ के लोग हों, जो उनसे वो सीधा रिश्ता मिलना जरूर कोशिश करते हैं कि उनसे मिलें, उनसे बात करें, उनकी जो परेशानियां हैं उनको कैसे का समाधान ढूंढने की भी कोशिश करते हैं। तो वो एक बहुत पर्सनल कंटैक्ट डेवलप कर देते हैं जिस मुल्क जाते हैं। या यहाँ भारत के अंदर भी हमने देखा है जिस तरीके से वो अपना कनेक्ट पब्लिक से डेवलप करते हैं। और फिर यह है कि वो भारत की एक छवि है, इकोनॉमिक पावर, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वो एक क्लाउड भी है उसके पास। और उसको उससे लगता है कि इन देशों को न केवल इजिप्ट बल्कि उस चारों तरफ जो क्षेत्र के देश हैं उनको लगता है कि वो उसका फायदा भी उनको मिल सकता है आने वाले समय में। और डेवलपमेंट में को प्रोडक्शन, ज्वाइंट प्रोडक्शन, डिफेंस फील्ड हो या दूसरी बहुत सी चीजें। और गौरतलब बात यह कि इंडियन इंडस्ट्री भी काफी इच्छुक है, यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी काफी इच्छुक हैं कि इजिप्ट जो एक बेस है, वहाँ पे जो गेटवे है अफ्रीका का, वहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उनको सामान पहुंचाने में यूरोप तक और फिर दूसरी जगहों पे बहुत आसान होगा, जहाँ पे दोनों मिल के बहुत से प्रोडक्शन बना सकते हैं और बेच भी सकते हैं। बिल्कुल, ये मुलाकात काफी खास और काफी अहम रहने वाली है और कई सारे समझौतों पर भी हस्ताक्षर होंगे। प्रभु दयाल साहब, अगर देखा जाए तो इस साल जनवरी में ही दोनों सेनाओं ने मिलकर के सैन्य अभ्यास किया था एक साथ, और उसके बाद में भारत क्योंकि डिफेंस सेक्टर में कई सारे उपकरण इस वक्त बना रहा है जिसको लेकर के मिस्र ने भी काफी इंटरेस्ट उसमें जताया था। तो आगे आने वाले समय में डिफेंस के जो उपकरण है वो भी खरीदारी कहीं ना कहीं भारत से हो सकती है इजिप्ट के द्वारा। जी बिल्कुल हो सकती है। और मेरे विचार में कमर आगा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है वो अब और बढ़ती जा रही है, डिफेंस प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है, तो हमें इंपॉर्टेंट मार्केट्स की तरफ देखना होगा। और इजिप्ट डिफेंस एरिया में वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में सबसे बड़ी सेना जो है वो इजिप्ट की है। और कई थ्रेट से इजिप्ट को जूझना पड़ता है। टेररिज्म का थ्रेट, उसके लिए उसको हथियार चाहिए। और इजराइल के साथ वैसे तो उसके अभी रिश्ते पीसफुल हैं, लेकिन इजराइल को सब अरब देश कुछ ऐसे निगाह से देखते हैं कि खतरा तो इजराइल से उनको आ सकता है। तो इजिप्ट एक ऐसा देश है जो कि हमेशा वेपन्स के मामले में अपने को काफी तैयार रखना चाहता है क्योंकि कई लड़ाइयां लड़ चुका है इजिप्ट। अब भारत ने अपनी तरफ से इजिप्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। आपने जॉइंट नेवल एक्सरसाइजेस का जिक्र किया। अभी हम लोग पहले बात कर रहे थे कि इस साल 26 जनवरी पे रिपब्लिक डे परेड में हमने अल-सीसी साहब को चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया। इसके अलावा हमने G20 में इजिप्ट को एक गेस्ट कंट्री के तौर पर बुलाया है। हमने ये कहा है कि इजिप्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है और G20 में अगर वो एक मेहमान के हैसियत से बुलाया जाता है तो वो अच्छा रोल प्ले कर सकता है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि G20 जो है और तंदुरुस्त हो और उसका जो इंटरनेशनल रोल है बढ़े, और इस कार्य में इजिप्ट काफी पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है और कर रहा है। तो हमने अपनी तरफ से इजिप्ट को जहां तक महत्व दिया जा सकता है हमने दिया है। अब कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम लोग आगे कार्य कर सकते हैं। देखिए, मिनरल्स की बात हो रही थी जी। इजिप्ट के पास इतनी बड़ी टेरिटरी है, डेजर्ट है, और वो मिनरल्स से काफी वो वहां पर लेस है, मतलब बहुत मिनरल्स हैं इजिप्ट में। और अगर मिनरल्स की ठीक से खोज की जाए तो इससे हमारा भी फायदा हो सकता है। इसके अलावा टूरिज्म का एक सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई वजहों से इजिप्ट में भी टेररिज्म की वजह से और कोविड की वजह से ये जो टूरिज्म है उसको नुकसान पहुंचा हुआ है। बिल्कुल। और इजिप्ट चाहता है कि टूरिज्म को और आगे बढ़ाया जा सके। अब ये बात तो दुनिया में जाहिर हो गई है साफ कि भारत से बहुत टूरिस्ट जाते हैं दुनिया भर में, इजिप्ट भी जाते हैं। लेकिन अगर यही बात एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो, इजिप्ट अगर भारत के साथ हाथ मिलाकर टूरिज्म को बढ़ावा दे
तो दोनों कंट्रीज के बीच में जो टूरिस्ट आते जाते रहते हैं उनमें काफी बढ़ावा हो सकता है। तो टूरिज्म एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें काम कर रहे हैं दोनों देश और आगे करते रहेंगे। फिर इसके अलावा जैसा अभी कमरागा साहब कह रहे थे कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो देखते हैं कि कहाँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, तो इजिप्ट जो है एक बहुत बड़ा देश है और बहुत महत्वपूर्ण देश है। देखिए अरब लीग की जो हेडक्वार्टर्स है वो इजिप्ट में है, तो पूरे अरब रीजन में इजिप्ट का जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है जी। और जो अरब कंट्रीज हैं इजिप्ट की तरफ देखते हैं कि क्योंकि वो बहुत हद तक इजिप्ट की लीडरशिप को मानते हैं। अगर इजिप्ट ऐसा कर रहा है तो वो भी फिर ऐसे ही करने की कोशिश करेंगे। तो इस संदर्भ में अगर हम इजिप्ट के साथ अच्छे रिश्ते बनाते हैं जी, तो उसका असर दूसरे देशों पर भी पड़ सकता है और हमको एक ऐसे देश के तौर पर अब आगे देखा जा रहा है जो दूसरे देशों के साथ इकोनॉमिक टाइज बढ़ाकर उन देशों के हित में कार्य करते हैं। तो मेरे विचार में ये भी एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज है, डिफेंस, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, एंटी टेररिज्म, जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स, टूरिज्म प्रमोशन, मिनरल्स, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं। अब इजिप्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है रॉक फॉस्फेट का। रॉक फॉस्फेट की हमको जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजर बनाने में, तो हमने कई देशों में फैक्ट्रीज लगाई हैं, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज, जैसे मोरक्को में बनाई है जी। हमने, जॉर्डन में की है। तो इजिप्ट में भी ये देखा जा सकता है कि क्या हम वहां पर रॉक फॉस्फेट को इस्तेमाल करते हुए फर्टिलाइजर फैक्ट्री बना सकते हैं, क्योंकि भारत में तो फर्टिलाइजर की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। हमारे एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट्स ऐसी है कि हमको फर्टिलाइजर बहुत चाहिए। तो ये सब ऐसी दिशाएं हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि इजिप्ट के साथ हम क्या क्या नई दिशाएं हम खोज सकते हैं जिसमें हम साथ काम करें। जी बिल्कुल। कमरागा साहब, अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में जब कोविड आया था तो कोविड के दौरान भी हमने देखा था कि किस तरीके से इजिप्ट ने हमारी मदद की थी, वैक्सीन भेजी, दवाइयां भी भेजी गई थी इस दौरान। तो हेल्थ सेक्टर के हिसाब से भी क्या आगे आने वाले समय में किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, सहमति बन सकती है? देखिए हेल्थ सेक्टर में बहुत स्कोप है। जेनेरिक मेडिसिन भारत की इनकी बहुत डिमांड है। हम अमेरिका में हमारा इतना बड़ा मार्केट है जी, यूरोप में इतना बड़ा मार्केट है, और ये लोग जो हैं ये अधिकतर इनकी मेडिसिन जो आती है अरब वर्ल्ड में वो मंगाते हैं यूरोप अमेरिका से, जो जिसकी कॉस्ट बहुत है। हाँ। भारत की जो मेडिसिन है वो सस्ती हैं, इफेक्टिव हैं, और दूसरी बात ये कि ये जो क्लाइमेट है वो मिलता जुलता हमारे यहाँ का इनके यहाँ से है। क्लाइमेट बहुत सी चीजों में मिलता है। तो पूरे अफ्रीका रीजन में, फिर उसके बाद यहाँ के ऊपर इजिप्ट, अफ्रीका, फिर दूसरी तरफ अरब ईस्ट जो है, इस सारी जगहों पे बहुत बड़ा डिमांड है। मैं तो समझता हूँ कि ये ऐसा सेक्टर है कि जिसकी कोई, देखिए कुछ कंपनीज भारत की जो है वो बहुत पॉपुलर हैं अफ्रीका के अंदर, जैसे कि सिप्ला है या डॉक्टर रेड्डी हैं, या इस तरह की बहुत सी कंपनीज हैं जिनकी काफी प्रोडक्ट जाते हैं वहां पे बिक रहे हैं और जा रहे हैं। अफ्रीका में दूसरे मुल्कों से इजिप्ट भी आ रहे हैं और जगहों पे भी जा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हम लोग उनके साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, वहां बना भी सकते हैं, और यहाँ से भी हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो फार्मास्यूटिकल में भी इंतहा एडवांस है और नई नई चीजें भी जो डेवलप कर रहा है वो बहुत। ये हमारी वैक्सीन जो है वो बहुत पॉपुलर हुई। भारत ने ये वैक्सीन बहुत से अफ्रीकन देशों को एज ए गिफ्ट दी वहां पे जिसको जरूरत थी और उनको मिल नहीं रही थी। तो ये वैक्सीन डिप्लोमेसी जिसको हम लोग कहते हैं, ये बहुत कारगर है वहां पे। इसने वहां की जनता का दिल जीत लिया है। और फिर ये है कि हम अगर ये जो क्षेत्र पूरा फार्मास्यूटिकल का, यही नहीं बल्कि मेडिकल हॉस्पिटल अगर हम वहां पे खोलें तो हमारे हॉस्पिटल दुनिया में मशहूर हैं इस समय। हॉस्पिटल गए, फिर उसके बाद ये पूरी इंडस्ट्री जो है यही नहीं कि हम बहुत 5 स्टार हॉस्पिटल्स खोले। आप कौन में इजिप्ट से काफी लोग यहाँ इलाज करने के लिए आते हैं, हार्ट कराने के लिए आते हैं। अगर ये उनको वहीं पे हॉस्पिटल मिल जाए
तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होगा। दोनों तो दोनों तरफ देखना पड़ेगा, एक तरफ तो मेडिसिन और दूसरी तरफ हॉस्पिटल, नर्सिंग, फिर उसके अलावा हमारी ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है, जो आयुर्वेदिक वाली है, योगा, ये सारी पूरा एक पैकेज हमको उनको देना पड़ेगा, फिर वहां से दूसरी। बिल्कुल, चलिए ठीक है। कमर आगा साहब आपके पास वापस आएंगे, प्रभुदयाल जी आपके पास भी वापस आएंगे, लेकिन ताजा अपडेट अपने दर्शकों तक एक बार पहुंचा देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र की राजधानी काहिरा इस वक्त पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट पर मिस्र के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया। गर्मजोशी के साथ ये स्वागत हुआ, गले मिलकर स्वागत हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर ही औपचारिक स्वागत भी किया गया। पीएम मोदी मिस्र की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से मुलाकात करेंगे और इस दौरान दोनों ही देशों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने और कारोबार एवं आर्थिक सहयोग के नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलियोपोलिस शहीद स्मारक पर जाकर प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि भी देते हुए नजर आएंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के निमंत्रण पर यह यात्रा कर रहे हैं और अल सीसी ने भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी और उसी समय उन्होंने प्रधानमंत्री को मिस्र यात्रा के लिए आमंत्रित भी किया था। साल 1997 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला मिस्र दौरा है, यानी कि 26 साल बाद। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टर इस वक्त जुड़ गए हैं, जो इस वक्त वहीं पर मौजूद है जहां पर पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो विशाल, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस वक्त आपके पास में, क्या कुछ नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं, जोरदार स्वागत, गर्मजोशी के साथ स्वागत भी उनका किया गया और औपचारिक स्वागत भी हुआ। देखिए कृतिका, मैं इस वक्त होटल रिट्ज कार्ल्टन पर और यहाँ पर अचानक खुशी की लहर दौड़ गई है और मैं देख पा रहा हूँ कि इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं वो काफी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, जिसमें बोहरा मुस्लिम समुदाय काफी अच्छी संख्या में यहाँ पर आया है। इसमें बच्चे हैं, जवान हैं, बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर जमा हुए हैं कि प्रधानमंत्री जैसे ही होटल पहुंचेंगे तो ये उनका स्वागत करेंगे हिंदी में गाने गाकर और दोनों तरफ कतार लगाई गई है। बीच में प्रधानमंत्री इनसे बातचीत भी कर सकते हैं, इनसे अगर उनका मन चाहेगा तो बच्चों से बात भी करेंगे और बच्चे भी पूरी तरह से एक्साइटेड है कि उनको प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करने का मौका मिलेगा। ऐसे कुछ बच्चे हमको बोल रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री से को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। तो जो बोहरा समुदाय है वो अपनी ट्रेडिशनल जो टोपी है उसमें कुर्ता और नीचे उन्होंने ट्राउजर पहना हुआ है, वो उसमें मौजूद है यहाँ पर। उसमें बोहरा समुदाय के जो लोग हैं उसमें न सिर्फ पुरुष है बल्कि महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं और इसी तरह जो इंडियन डायस्पोरा है उसमें भी हर उम्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अभी कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिट्ज कार्ल्टन पहुंचने वाले हैं। जी विशाल, तैयारियां किस तरीके से हैं वहां पर इस वक्त? क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन जहां पर ये पूरा कार्यक्रम है, जहां पर सभी बच्चे जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो वहां पर कितनी देर में पीएम पहुंच सकते हैं? देखिए, जो हमारे पास खबर आई है वो कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होटल पहुंचने वाले हैं और ये जो 2 कतारें लगाई गई हैं ये गाना गाकर और हाथों में तिरंगा लहराते हुए प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कुछ देर के लिए जाएंगे अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए और उसके बाद जो इंडियन डायस्पोरा है उनके साथ उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद वो जो इजिप्ट के जो टॉप प्रोमिनेंट लोग हैं जिसके अंदर थॉट लीडर्स हैं, जिसमें योगा टीचर है, जिसमें अकेडमिशियन है, जिसमें बिजनेसमैन है, उनके साथ 1-on-1 होगा। और खास बात ये है कि जो इजिप्ट के चीफ मुफ्ती हैं, हेड मुफ्ती हैं, उनके साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी और ये बहुत अहम होने वाली है क्योंकि जो हेड मुफ्ती है उनका चुनाव राष्ट्रपति ने नहीं बल्कि इस्लामिक स्कॉलर्स ने किया है। 19वें हेड मुफ्ती हैं जिनका नाम है डॉक्टर शौकी अल्लाम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है प्रधानमंत्री और डॉक्टर शौकी अल्लाम के बीच में। जी, काफी खास और काफी अहम ये मुलाकात। लेकिन साथ ही समझौतों की अगर बात करें तो किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है बैठक जब होगी, द्विपक्षीय वार्ता जब होगी? विशाल,
देखिए, जब हम बात करते हैं द्विपक्षीय वार्ता की, तो पहले से दोनों देश की तरफ से टॉप लीडर्स का आना जाना लगा रहा है। हमारे रक्षा का दौरा रहा, तो डिफेंस के ऊपर बहुत जोर रहेगा। और हम सब जानते हैं कि किस तरह से इजिप्ट और इंडिया दोनों चाहते हैं कि ये डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ाया जाए, और ये न सिर्फ एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मामला हो, बल्कि को प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि 1960 में एक फाइटर प्लेन का भारत और मिस्र ने मिलकर एक प्रोटोटाइप बनाया था, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। भारत की तरफ से इजिप्ट को न्योता है कि उनके पास तेजस है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, तो वो भारत प्रोवाइड कर सकता है मिस्र को। इसके अलावा एग्रीकल्चर एक दूसरा मुद्दा रहेगा। हम सब जानते हैं कि भारत ने किस तरह से मिस्र की मदद करी और वीट एक्सपोर्ट किया जब मिस्र को उसकी जरूरत थी। और इसके अलावा एमएसएमई का जो सेक्टर है उस पर फोकस रहेगा, और एनर्जी सेक्टर पे भी फोकस रहेगा। जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो कन्वेंशनल एनर्जी नहीं, बल्कि ग्रीन हाइड्रोजन जिसमें भारत ने एक्सपर्टाइज हासिल किया है उस पर फोकस रहेगा। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे रहेंगे जिन पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि बायलैटरल साइन होंगे और बात आगे बढ़ेगी। जी विशाल, भारत के लिए तो खैर फायदेमंद होगी ही ये बैठक और ये मुलाकात, ये समझौता है, लेकिन मिस्र की नजर से अगर देखा जाए तो किन किन क्षेत्रों में फायदा हो सकता है? देखिए, जब हम मिस्र की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि मिस्र का जो यहाँ पर जो करेंसी है इजिप्शियन पाउंड, उसका डिवैल्यूएशन हुआ है, यानी कि उनकी इकोनॉमी अभी उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। इसलिए भारत के साथ हाथ मिलाकर वो अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना चाहेंगे। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, हमने हाल ही में यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ के 5वें पायदान पर कदम रखा है, और भारत चाहता है कि और आगे बढ़े। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है कि 25 साल में भारत जो है वो टॉप पोजीशन हासिल कर ले, तो जिस तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भारत ने किए और जिस तरह से IMF और वर्ल्ड बैंक ने भारत की तारीफ करी, तो ये सब मिस्र बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। और हमारी बाकी यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ, तो उन्होंने कहा कि भारत के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उसको राष्ट्रपति अल-सीसी ने भी काफी गौर किया है, और वो भी चाहते हैं कि उसी तरह के रिफॉर्म्स वो अपने देश में भी लागू करें। जो मिस्र की इकोनॉमी है वो पूरी तरह से निर्भर करती है उसका टूरिज्म के ऊपर, और उसका जो सुएज कैनाल पे उसकी जो पकड़ है उसके ऊपर। तो सुएज कैनाल का जो पोर्ट अथॉरिटी है उसके चेयरमैन ने भारत का दौरा किया प्रधानमंत्री मोदी के इस यात्रा से पहले, और उन्होंने दिल्ली और मुंबई में जाकर हाई लेवल डेलीगेशन के साथ बातचीत करी। और मिस्र भी ऑफर कर रहा है भारत को एक स्पेशल जोन प्रोवाइड करने का, और ये भारत के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि चीन इस पूरे मामले पर नजर गड़ाया है। चीन चाहता है कि उसको सुएज कैनाल के अंदर एक अलग से डेडिकेटेड जगह दे दी जाए। और ये जो पूरा इलाका है वो इस तरह से काम करता है कृतिका कि जो लाल सागर है उसकी एक इम्पोर्टेंट आर्टरी है सुएज कैनाल। तो सुएज कैनाल की सुरक्षा, लाल सागर, और लाल सागर का सीधा सीधा असर पड़ता है हिंद महासागर के ऊपर। तो भारत है उसको भी मिस्र से जो फायदा पहुंचने वाला है, और मिस्र को जो भारत से फायदा पहुंचने वाला है वो ये है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, और मिस्र हालांकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, इसके बावजूद मिस्र अफ्रीका, यूरोप, अरब और एशिया, इनके ऊपर मिस्र एक लिंक प्रोवाइड करता है। तो भारत के लिए भी वो इक्वली बड़ा बाजार होगा, ऐसा मिस्र के जो एम्बेसडर हैं भारत में उनका कहना है। और ये एक विन-विन सिचुएशन है दोनों देशों के लिए। जी, जिस तरीके से भारत की अगर बात की जाए तो आखिरी अभी जब यूएस दौरे पर जब प्रधानमंत्री थे तो वहां पर भी टेररिज्म यानी कि आतंकवाद को लेकर के काफी गहन चर्चा हुई, क्योंकि गंभीर विषय है ये। और अधिकतर जब भी ऐसी कोई मुलाकात होती है किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ में, तो आतंकवाद का मुद्दा जरूर उठाया जाता है। तो यहां पर भी आतंकवाद का मुद्दा उसी हिसाब से उठाया जाएगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मैं आपको बता दूं कि इतिहास गवाह है किस तरह से मिस्र जो है वो आतंकवाद का शिकार रहा है। हमने 3 दिन यहाँ पर रेवोल्यूशन रिवोल्ट देखे, उसके अलावा मिस्र के राष्ट्रपति की किस तरह से हत्या की गई, और उसके किस तरह से लिंक जो थे वो एशिया में पाए गए और हमारे पड़ोस तक उसकी पहुंचते थे। तो इन सब बातों के मद्देनजर मिस्र चाहता है कि भारत के साथ मिलकर वो आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दे, और भारत हमेशा से मुखर रहा है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म पे। इसका इशारा होता है पाकिस्तान की तरफ,
जो पाकिस्तान किस तरह से पूरी तरह से टेररिज्म को बढ़ावा देता है, उसको फाइनेंस प्रोवाइड करता है, और जो IS है और पाकिस्तान आर्मी है वो किस तरह से टेररिज्म को टेररिस्ट को पूरे एक नेटवर्क प्रोवाइड करती है, इंटेलिजेंस नेटवर्क देती है, प्रोवाइड करती है। तो वो ये सब सारी चीजें हैं जिसके बारे में भारत मुखर होकर बोलता है। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में भी इस बात को उठाया, G20 की प्रेसिडेंसी में भी इस बात को उठाया, और वो मिस्र के साथ भी इस बात को उठाते रहे हैं। जी, अब विशाल, अगर देखा जाए तो जब 2023 का जब गणतंत्र दिवस का मौका था तब मिस्र के राष्ट्रपति भारत आए थे, और उस दौरान जब बैठक हुई थी तो आपस में दोस्ती को और मजबूत करने पर कहीं ना कहीं सहमति बनी, कई सारे समझौते भी हुए, और उस वक्त ये भी बात हुई कि जो अभी दोनों देशों के बीच में जो मौजूदा व्यापार है, जो कि अभी इस वक्त करीब $7 अरब के समथिंग का है, उसे $12 अरब किया जाए। इस पर भी तैयारी और चर्चा। देखिए, ये बहुत अहम सवाल किया आपने, क्योंकि भारत और मिस्र के रिश्ते काफी पुराने रहे हैं। इंडस वैली और नाइल वैली को अगर हम छोड़ दें तो भारत की स्वतंत्रता के बाद से लेकर 75 साल का इतिहास रहा है। 50 और 60 के दशक में काफी हमारे रिश्ते मजबूत होते थे। फिर गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का वक्त आया, लेकिन उसके बाद से रिश्तों में एक तरह से ठंडाई आ गई थी, और इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उन्होंने कदम बढ़ाया और उन्होंने इन्वाइट किया राष्ट्रपति अल-सीसी को, और पहली बार हुआ, पहला मौका था जब मिस्र के राष्ट्रपति गेस्ट ऑफ ऑनर बने इतने सालों बाद, और ये एक बहुत वेलकम स्टेप था जिसको राष्ट्रपति अल-सीसी ने जिसका स्वागत किया, और उनको बहुत खुशी हुई किस तरह से भारत ने उनको इम्पोर्टेंस दी, क्योंकि भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी रिपब्लिक है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और इस वजह से चलिए ठीक है, शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी देने के लिए। और लगातार ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से वहां पर स्वागत के लिए तैयारी इस वक्त की गई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। हमारे साथ में हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं। कमर आगा साहब, जिस तरीके से अभी फिलहाल इंतजार इस वक्त कहीं ना कहीं किया जा रहा है, लेकिन इंतजार इस बात का भी है कि आखिर जब समझौते होंगे तो कौन कौन से अहम समझौते निकलकर सामने आएंगे। हेल्थ की हमने बात करी, डिफेंस सेक्टर की हमने बात करी, टेररिज्म की हमने बात करी, लेकिन एजुकेशन की अगर बात की जाए तो इजिप्ट में एजुकेशन को भी काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। तो क्या एजुकेशन सेक्टर में भी भारत उसी हिसाब से मदद कर सकता है इजिप्ट की? क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि IIT लगाने की बात वहां पर कही जा रही है, और उसमें इजिप्ट कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है। देखिए, एजुकेशन में भारत बहुत कुछ मदद कर सकता है उन्हीं की नहीं बल्कि और उस पूरे क्षेत्र में हम कर रहे हैं। ओमान में यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस। भारत के एक तरफ तो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन IIT जैसा है, वो पूरी दुनिया में मशहूर, उसकी जो रेपुटेशन है सब जानते हैं। दूसरी तरफ ये कि स्कूल्स भी उनके भारत के बहुत मशहूर हो रहे हैं। गल्फ कंट्रीज में हर जगह खुल गए इंडियन स्कूल हैं, उसमें अब अरब लोग भी इंटरेस्ट लेने लगे हैं। वहां से भी सऊदी अरेबिया के भी स्टूडेंट आने लगे जो पहले नहीं आते थे भारत में। इजिप्ट के तो हमेशा से आते रहे हैं, नंबर कम हो गया था, लेकिन यहाँ पे रिश्ते बने हुए हैं एजुकेशन में। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा होगा अगर IIT वहां पे बनती है, तो वो एक ऐसा सेंटर है वहां पे, फिर अफ्रीका के दूसरे देशों से भी बच्चे आके वहां पे पढ़ेंगे और वहां पे उनको बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। IIT अगर वहां पे बनती है तो उसका एक बहुत महत्व होगा इजिप्ट के डेवलपमेंट में, और वो मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं वो, और जरूर खोलेंगे। उसके साथ साथ IIT के साथ साथ मैं समझता हूँ कि अगर मेडिकल कॉलेज और दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम हैं, इस तरह के बहुत से हमारे पास प्रोग्राम्स हैं जिसमें इजिप्शियन पहले आते भी थे, अब जो प्रोग्राम्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर वहां पे उनका मैं समझता हूँ कि जरूर बातचीत होगी उनके ऊपर भी, और वो भी वहां पे खुल सकते हैं और इच्छुक होंगे। प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ तो गल्फ कंट्रीज में खुल गई हैं, अमेरिका जैसी है, ये अगर इस तरह के इनिशिएटिव ये लोग लें तो मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर भी एजुकेशन से काफी फायदा उठा सकता है, और ये एक बहुत अच्छा कदम होगा। दूसरी बात ये भी है कि इन देशों को ये रियलाइज हो रहा है कि भाई वेस्टर्न एजुकेशन बहुत महंगी होती है, जिसको वो अफोर्ड हर कोई नहीं कर पाता। तो वो अगर इंडिया की तरफ आते हैं या इंडियन एजुकेशन उनको वहां पे मिल जाती है, वो ये देखते हैं कि भारत
भारतीय मूल के लोग इतनी बड़ी संख्या में आईटी सेक्टर में अमेरिका में काम कर रहे हैं। 1 मिलियन लोग हैं और 4 मिलियन भारतीय मूल के लोग वहां पे अमेरिकन हैं। 1 मिलियन काम कर रहा है वहां पे। फिर यूरोप का आपको कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं मिलेगा जहाँ के ऊपर टाटा कंपनी या दूसरी 4-5 जो बड़ी कंपनीज हैं, रिलायंस, इन सब के आपके ऑफिसेज, इन सब में सैकड़ों लोग काम करते हुए, स्पेशली आईटी सेक्टर में बहुत बड़ी संख्या में भारतीय मुल्क। तो ये लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी आए। गल्फ कंट्रीज में हम लोग बहुत समय से काम कर रहे हैं, तो लगा कि भारत का एक बड़ा पॉजिटिव रोल है डेवलपमेंट में, खासतौर से गल्फ रीजन का, उसका इनको फायदा उठाना चाहिए। बात यह है कि कास्ट इफेक्टिव भी है, उतनी महंगी नहीं है एजुकेशन हमारी जितनी एजुकेशन यूरोप है। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसमें प्राइवेट पब्लिक सबको देखना चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए। जी प्रभुदयाल जी, अगर ब्रिक्स की बात करें, ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं उसमें कहीं ना कहीं इजिप्ट जो है वो एंट्री करना चाहता है कैसे भी करके, और भारत इसका सपोर्ट करता हुआ भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम ब्रिक्स का एक्सपेंशन करें तो इजिप्ट एक ऐसा देश है जो उसमें प्रवेश कर सकता है, क्योंकि इजिप्ट जो है पूरे अरब रीजन में बड़ी अहमियत रखता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या अरब देशों में, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में इजिप्ट की है। सबसे बड़ी आर्मी इजिप्ट की है जी। बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। सुएज कैनाल इजिप्ट का होनर है, इस वजह से मेडिटेरेनियन और रेड सी के बीच जितना भी सी ट्रैफिक जाता है वो इजिप्ट के थ्रू जाता है। इजिप्ट के पास नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं। तो इन सब कारणों की वजह से अगर ब्रिक्स के एक्सपेंशन की तरफ देखा जाए तो जो देश शामिल होने चाहिए उसमें इजिप्ट का जिक्र जरूर होना चाहिए, और भारत इसी वजह से समर्थन कर रहा है। अब इस पे तो आगे पहल होनी है, दूसरे जो ब्रिक्स कंट्रीज वो अग्री करें, फिर एक्सपेंशन हो सकता है। लेकिन फिर भी हमारा जो अपना इजिप्ट के साथ बायलैटरल कोऑपरेशन है जी, वो तो आगे बढ़ता ही जा रहा है। और हमने आज की वार्ता में कई ऐसे क्षेत्र कवर किए, कमर आगा साहब ने बताया, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट विशाल ने जिक्र किया, आप लोग ने किया, मैंने बताया। ये तो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिसमें हम खुद तवज्जो दे रहे हैं और जो बायलैटरल कोऑपरेशन है बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारा साहब एजुकेशन का जिक्र कर रहे थे, अभी हम लोग ने फार्मास्यूटिकल्स की बात की, हेल्थ सेक्टर की, टूरिज्म की बात हुई, इन्वेस्टमेंट, आईटी सेक्टर, फिर इसके अलावा डिफेंस कोऑपरेशन। देखिए हमारी जो इजिप्ट के साथ अब पार्टनरशिप है उसको हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहते हैं, और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में डिफेंस कोऑपरेशन का जो मुद्दा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम दोनों देश मिलकर ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपना डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, इजिप्ट में कुछ ऐसी चीजें स्थापित की, जैसे बर्नी सी पोर्ट है रेड सी में, वो हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ रहा है और इजिप्ट किस तरह से इससे फायदा उठा सकता है, मतलब हम इजिप्ट को एक्सपोर्ट करें जी। और इजिप्ट का जो इंपोर्ट बिल है डिफेंस सेक्टर में वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर वो वेस्टर्न कंट्रीज से सामान खरीदता है, और अब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है इजिप्ट में, तो वो ये देखने की कोशिश कर रहा है जी कि किस तरह से अच्छी डिफेंस सप्लाईज उसको प्राप्त हो, लेकिन इतना खर्चा ना हो। तो भारत की तरफ वो तवज्जो दे रहा है इस क्षेत्र में। तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम कोऑपरेट कर रहे हैं टेररिज्म को रोकने के लिए, काउंटर टेररिज्म मेजर। हमारा इजिप्ट के साथ अब जॉइंट वर्किंग ग्रुप बन गया है टेररिज्म को लेके, जिसकी मुलाकात, पहली मीटिंग तब हुई थी जब अल-सीसी साहब जनवरी में इंडिया आए थे। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हमको कोऑपरेशन करना है, और प्रधानमंत्री मोदी जी इसी बात पे जोर दे रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने अल-सीसी को, यहाँ पर प्रेसिडेंट अल-सीसी को इंडिया में चीफ गेस्ट के तौर पर रिपब्लिक डे के लिए बुलाया था, और अब मोदी जी खुद मिस्र के दौरे पे गए। तो वो अपनी तरफ से जितना जोर दे सकते हैं
इस बात पे जोर दे रहे हैं। बिल्कुल जोर दिया ही जा रहा है, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया दोनों के देशों के बीच में जो बातचीत थी वो नहीं हो पाई थी 97 के बाद में, अब 2023 में, यानी कि 26 साल का वक्त इसमें लग गया। लेकिन फिलहाल देर दुरुस्त है कहा जा सकता है, और अब जो रिश्ते हैं और ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे, समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। आप दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार बने रहिए, चर्चा लगातार जारी है। लेकिन साथ ही हमारे दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अल-सीसी दोनों ही विजनरी लीडर्स हैं, और प्रधानमंत्री मोदी की मिस्र की पहली स्टेट विजिट भारतीय औद्योगिक जगत के लिए एक मील का पत्थर भी साबित होगा। यह कहना है मिस्र में सबसे बड़ा निवेश करने वाली भारतीय कंपनी के चेयरमैन का। हमारे संवाददाता विशाल बेरिस्टो ने केमिकल और बायोफ्यूल के क्षेत्र में काम करने वाली TCI सैनमार के चेयरमैन से खास बातचीत की है। इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। $1.5 बिलियन के निवेश के साथ सनमार भारत की सबसे बड़ी कंपनी है इजिप्ट के अंदर जिसने निवेश किया है, और मेरे साथ है कंपनी के चेयरमैन मिस्टर जयरामन। आइए हम उनसे बात करते हैं। जयरामन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो पहली स्टेट विजिट है वो किस तरह से सबसे पहले फर्क डालने वाली है दोनों देशों के बीच में? ये जो विजिट के लिए बहुत इंतज़ार था, एंड ये जो अब हो रहा है इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इंडियन गवर्नमेंट के लिए। एंड ऑलरेडी इंडिया और इजिप्ट के लिए जो रिलेशनशिप और पास में है बहुत अच्छा चल रहा है, एंड उस रिलेशनशिप को फर्दर मजबूत होने के लिए ये मोदी जी का विजिट बहुत हेल्प कर देगा। आपकी कंपनी 2007 से मिस्र के अंदर है, किस तरह का बदलाव आप देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के पहले और अब? मैं सोच रहा हूँ जो इंडियन गवर्नमेंट और इजिप्ट का गवर्नमेंट का जो रोल हो रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का और कंट्री को आगे बढ़ाने का, उन दोनों का ये बहुत ईजिली काम होता जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद क्या जल्दी डिसीजंस लिए जाते हैं और वो आपके इंडस्ट्री पे और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम पे कितनी मदद करते हैं? एक्चुअली ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो पिछले 4-5 साल से जो आगे जाने के लिए जो कदम उठाए हैं इजिप्शियन गवर्नमेंट अंडर प्रेसिडेंट सीसी का लीडरशिप में, ये बिल्कुल जो इंडिया में 10 साल से हो रहा है उसी का निश्चित रूप से यहाँ पर भी करने के लिए प्रयास हो रहा है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो इजिप्शियन इन्वेस्टर्स किस तरह से देखते हैं? ये जो बहुत पॉजिटिव ट्रेंड दिखाया जा रहा है, पर्टिकुलरली जो इंडियन गवर्नमेंट का जो प्रयास है इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग और एक्सटेंडिंग कोऑपरेशन टू इजिप्शियन गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ सेवरल ऑफ द डिफेंस एक्टिविटीज़ एंड IT पर्टिकुलरली एंड हॉस्पिटल इंडस्ट्री या इवन टूरिज्म फॉर दैट मैटर, वो सब में ये जो डायरेक्ट हेल्प जो हो रहा है फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट का तरफ से, ये जो इजिप्ट गवर्नमेंट का सर्टेनली हेल्प करेगा, क्योंकि फॉर ऑल दिस इंडस्ट्रीज यहाँ पर तो बहुत चाहिए इधर, थोड़ा सा पुश हो रहा है ऑलरेडी, एंड इस पुश से कारण इस इंडस्ट्रीज का बहुत हेल्प मिलेगा। तो जैसे कि आपने सुना, भारतीय प्रधानमंत्री का जो वर्किंग स्टाइल है, जो उनका विजन है, वो दूसरे देशों को भी प्रोत्साहित करता है, और आपने बताया कि मिस्र भी भारत से सीख लेकर अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि प्रधानमंत्री के मिस्र आने से दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाइयों को छुएंगे। कैमरामैन अनिल खन्ना और विकास गुप्ता के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, DD न्यूज, काहिरा। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। कमर आगा साहब, जिस तरीके से आपने सुना, TCI सैनमार के चेयरमैन थे PS जयरामन, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो मुलाकात है ये काफी खास और काफी अहम है। साथ ही इजिप्ट में जो बिजनेसमैन है वो भी इस मुलाकात को काफी उम्मीदों के साथ देख रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं वो भी भारत में निवेश करने की तैयारी में है। जी, कई चीजें हैं। पहली बात तो ये कि एक तो इस समय जो भारत की पोजीशन है, फिर अमेरिका से वो आ रहे हैं, वहां पे इतना सक्सेसफुल दौरा करके आए। अमेरिका के इजिप्ट के साथ बेइंतहा घनिष्ठ संबंध है,
उनको हर साल मिलिट्री एड भी मिलती है और दूसरी एड भी अमेरिका देता है। अमेरिका तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों देशों को खरीद पाने के लिए। कि भारत एक ऐसा देश है जिसने न केवल अमेरिका और पश्चिमी देश बल्कि दूसरे जितने भी देश हैं, बड़े हों या छोटे हों, सबसे अपने रिश्ते बना के रखे हैं। तो इस तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती डील करने के लिए। दूसरी चीज ये है कि भारत जो है अब एक जो उसने एक तो उसकी इकोनॉमी $3.5 ट्रिलियन की है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और फिर उसके अलावा ये है कि भारत का जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है जो उसने अचीव किया है बहुत सी फील्ड्स के अंदर, उसकी तरफ सबकी नजर है। सब देख रहे हैं कि भाई ये जो है उससे वो लोग भी फायदा उठाना चाहते हैं, और फिर ये उसके साथ साथ भारत का भी डेवलपमेंट होता है, भारत को भी उससे फायदा होगा। और ये चीजें देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये जो दौरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इजिप्ट की जो गवर्नमेंट है इसको इस बात का रियलाइज हो गया है कि हम एक तो पहली बात ये कि इजिप्ट की गवर्नमेंट काफी आइसोलेट हो गई थी डेवलपिंग नेशन से, खास तौर से एशिया अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका में तो उनका था असर दबदबा, लेकिन बाकी देशों में उनका कम हो गया था। तो उनको लग रहा है सीसी की जो इस समय प्रेसिडेंट सीसी की जो इस समय पॉलिसी है वो ये है कि किसी भी सूरत से इजिप्ट को दोबारा अंतरराष्ट्रीय पटल पे जैसे पहले उसकी एक पोजीशन होती थी उसमें लेके आए। दूसरी तरफ ये भी है कि इजिप्शियन आम जनता जो है वो भी चाहती है कि भाई डेवलपमेंट हो। वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट काफी है, वहां के ऊपर भी बहुत हो गई है, वहां के ऊपर लगातार क्रॉप फेल हो रही हैं, उसका भी एक बड़ा फिक्र है सबको उसके ऊपर। और इजिप्ट नहीं चाहता कि दोबारा से कोई ऐसा बहार अरब या जिसको अरब स्प्रिंग जैसा मूवमेंट कोई वहां पे इमर्ज करे। तो इस वजह से इजिप्ट जो है वो दे आर नाउ लुकिंग अपनी पॉलिसी को वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। रशिया के साथ भी उन्हीं ने न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं, भारत के साथ वो नए रिश्ते जोड़ रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिटिकल और हर लेवल के ऊपर असर जोड़ रहे हैं, साथ में वो पश्चिमी देशों से रिश्ते बनाए हुए हैं। तो ये जो उन्हीं ने एक चीज नई सीख ली है बहुत से देशों ने कि पश्चिमी देश से भारत जिस तरह रिश्ते बना के अपना साथ में और दूसरे देशों के साथ भी बना के रखता है, तो उस तरह से बहुत से देश इस बात को अप्रिशिएट करते हैं प्रधानमंत्री की। दूसरी बात ये कि जो अब वहां पे ये जो रिश्ते बन रहे हैं ये बड़े दृढ़ है, हमारे बड़े हिस्टोरिक टाइज हैं, उनको कोई प्रेसिडेंट सीसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको डेवलप करने के अंदर। तो ये एक दौरा जो है उनका ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इससे, और स्ट्रेटेजिक टाइज भी डेवलप हो जाती हैं हमारी, और हर क्षेत्र के अंदर हम समझते हैं चाहे वो एजुकेशन का हो या मेडिकल का हो या हेल्थ का हो या मिलिट्री टू मिलिट्री अलायंस की जहां तक बातें हैं, कोऑपरेशन हो, डिफेंस प्रोडक्शन हो, जैसा कि अभी विस्तार से एम्बेसडर ने बताया हम लोगों को। एम्बेसडर साहब का तो बहुत योगदान है, वो इस क्षेत्र में रहे हैं, खासतौर से कुवैत में उस समय इन्हीं ने दोस्ती भारत से करवाई, जंग के तुरंत बाद ये एम्बेसडर थे, तो इनको बहुत एक्सपीरियंस है, ये बहुत अच्छी तरह से रीजन को भी समझते हैं, इन्हीं ने काफी विस्तार से बताया, और ये अरब माइंड को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि इनका पर्सनल काफी समय वहां पे गुजरा इजिप्ट में भी और दूसरे देश में भी। तो मैं समझता हूँ ये दौरा ओवरऑल देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस दौरे का देखिए, ये सिर्फ इजिप्ट में जाने का मतलब ये नहीं कि इजिप्ट से इजिप्ट में जाने का मतलब ये कि हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पड़ाव होगा वो नाइजीरिया, वहां से भी हमारी बहुत बातचीत हो रही है इन्वेस्टमेंट की, इन सब चीजों का। फिर उसके बाद सूडान में बहुत इस वक्त हालात बहुत खराब है, जैसी सिचुएशन हो रही है, नहीं तो सूडान भी भारत की तरफ देख रहा था। फिर उसके अलावा सोमालिया जिसमें बहुत अशबाब एक मुसीबत बनी है, बड़ी समस्या है, वो लोग भी भारत की तरफ, वहां के भी इथियोपिया वो भी भारत की तरफ देख रहा है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है, अल्जीरिया, तुनिसिया, अल्जीरिया से हमारे बहुत पुराने संबंध है, बहुत दोबारा से बहुत स्ट्रॉन्ग टाइज हम लोग डेवलप वो लोग कर रहे हैं, भारत भी उनमें इच्छुक है। और ये क्षेत्र ऐसा है जहां पे काफी बड़ी संख्या में मात्रा में ऑयल, गैस, मिनरल, फिर उसके अलावा दुनिया भर के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जिसमें जिनको की भारत में बहुत जरूरत है। भारत फिर इन देशों में भी इनका इस्तेमाल कर सकता है, वहां पे भी डेवलप करके दूसरे क्षेत्र में भी बेच सकता है, जिससे दोनों का फायदा होगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट विजिट है, बहुत सही टाइमिंग है इसकी,
और एक तरह से और इम्पोर्टेंट हो जाती क्योंकि अमेरिका से आ रहे हैं, सारी दुनिया देख रही थी उस दौरे को कि किस तरीके से स्वागत किया गया प्रधानमंत्री का, एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनका भी इम्पैक्ट दुनिया में एक उससे भारत का जो एक स्तर बढ़ा है ग्लोबल जो डिप्लोमेसी है उसमें वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है मैं समझता हूँ। प्रधानमंत्री का स्वयं जो उनका जो स्टाइल है, फिर जो उनकी रिपुटेशन है लेवल पे, वो भी एक काफी इन्फ्लुएंस करती है इन देशों को। बिल्कुल, कहीं ना कहीं भारत जो है अब विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान भी बना रहा है, साथ ही जो अन्य देश हैं उनके साथ में समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो रहे हैं जो अन्य देशों के लिए भी फायदेमंद है और भारत के लिए भी फायदेमंद है। यानी कि सबको साथ लेकर के चलने की एक कोशिश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही जो मिस्र की यात्रा है, ऐसे में अगर ये यात्रा सफल रहती है तो आगे आने वाले समय में जो निवेश है भारत से वो अफ्रीका में भी हो सकेगा, क्योंकि मिस्र एक मजबूत राजनीति वहां पर रखता है, तो अफ्रीका के रास्ते कहीं ना कहीं भारत के लिए खुल जाएंगे। प्रभुदयाल साहब जी, जैसा मेरे स्कूल सीनियर कमर आगा साहब ने कहा, भारत का जो स्तर है अंतरराष्ट्रीय मामलों में वो बढ़ता जा रहा है और इसकी कई वजह। एक तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो इस वक्त दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर, जहां जाते हैं आपने देखा उनका कैसे उत्साह से खैर मकदम होता है, चाहे अमेरिका में गए, चाहे ऑस्ट्रेलिया में गए, कहीं भी जाते हैं तो इजिप्ट ये बात देखता है कि जिस लीडर के साथ वो डील कर रहा है वो खुद इंटरनेशनली कितना हाई स्टेचर रखते हैं। दूसरी बात, भारत की जो छवि है वो अब बहुत रिलायबल पार्टनर के तौर पर देखी जा रही है। सब देश समझते हैं कि भारत के साथ ताउन करना बड़ा एक रिलायबल पार्टनरशिप के तौर पर आगे जाएगा। अभी श्रीलंका पे कितने बुरे दिन गुजरे थे, लेकिन उसने भारत से सहायता मांगी और भारत ने जो सहायता दी उससे श्रीलंका की जो हालत है वो बेहतर होने लगे। तो भारत ने कई देशों की बेहतरी की है और हर तरह से ये दिखाया है कि हम दोस्ती में भी आपका साथ देंगे और जब आपके ऊपर कोई मुश्किल आए तब भी हम आपका साथ देंगे। जैसा भी तुर्की में और सीरिया में अर्थक्वेक आया, तो तुर्की का जो रवैया है भारत के प्रति वो कश्मीर इशू वगैरह पे अच्छा नहीं रहा है। एर्दोगान जो है वो बड़े प्रो पाकिस्तान रहे, लेकिन तुर्की के लोगों को जब हमारी जरूरत हुई तो हमने उनकी सहायता की। तो भारत की जो ये छवि है वो एक ऐसी देखी जा रही है कि भारत वाकई में वसुदेव कुटुंबकम की जो बात करता है उस पर खरा उतरता है और दूसरे देशों को जब सहायता चाहिए होती है तो देने को तैयार होता है। तो भारत की पार्टनरशिप इस ओवरऑल प्रोफाइल के तौर पर भी देखी जा रही है। तो इसी वजह से अगर भारत के साथ इजिप्ट अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चाहता है और उस पर काम कर रहा है तो जरूर ये बात साफ होती है कि इजिप्ट भारत को एक रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर समझता है। देखिए, स्ट्रेटेजी में बहुत सी पेचीदी चीजें होती हैं। आपके कॉमन इंटरेस्ट होने चाहिए, आप रिलायबल होने चाहिए, आपको ऐसे तरह देखा जाए कि आप तंदुरुस्त हैं। अब भारत की इकोनॉमी जो है वो बहुत शक्तिशाली होती जा रही है जी। इंडिया जो है इस वक्त 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड का और बहुत तेजी से 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो इस बात का तो जरूर दूसरे देशों पे असर होता है कि हम जिस देश के साथ ताउन की बात कर रहे हैं वो खुद क्या है। अगर भारत की बात होती तो वो सोचते हैं कि भारत देश है और ऐसे देश के साथ ताउन करना उनके लिए अच्छा है। तो ये कोऑपरेशन कई क्षेत्रों में फिर होता जाता है, फार्मास्यूटिकल्स, एजुकेशन, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, IT, हर तरह के इकोनॉमिक क्षेत्र में, डिफेंस प्रोडक्ट। तो हर देश ये देखता है कि हमारे क्या हित में। तो भारत के साथ रिलेशनशिप में साफ जाहिर होता है कि अगर इजिप्ट हमारे साथ आता है तो उसकी खुद इज्जत बढ़ती है। वो G20 में एक मेहमान देश की तरह बुलाया जाता है। हम ये अपनी इतनी क्षमता रखते हैं कि हम दूसरे देशों की इज्जत बढ़ा सकते हैं। इजिप्ट के प्रेसिडेंट को हम अपने यहाँ अगर रिपब्लिक डे में चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाते हैं तो उनकी इज्जत बढ़ती है। तो हर तरह से हमने ये कोशिश की है कि इजिप्ट के साथ हमारी दोस्ती बढ़े जी। और इजिप्ट भी इस बात को नजरअंदाज नहीं करता और ये देखता है कि भारत से रिश्ते बढ़ाने में उसका भी बहुत फायदा है।
तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री मोदी जी का ये जो दौरा है इजिप्ट का, ये बहुत महत्व रखता है और इससे हमारे दोनों देशों के बीच जो कोऑपरेशन है वो बहुत आगे बढ़ता जाए। जी, कमर आगा साहब, जो ये संबंध जो और ज्यादा मधुर और मजबूत होते नजर आ रहे हैं मिस्र के साथ में भारत के, ये कहीं ना कहीं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए मुश्किलें या यूं कहीं की चिंता बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है कश्मीर के मुद्दे पर अक्सर ओआईसी में ये मुद्दा उठाता नजर आया। देखिए, पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, पाकिस्तान एक की जो छवि है अंतरराष्ट्रीय समुदाय में बहुत खराब हो चुकी है। इसके जो मित्र देश सबसे ज्यादा सऊदी अरेबिया, यूएई, उनके जो स्टेटमेंट आए हैं अभी, ठीक है, ठीक है। कमर आगा साहब, माफी चाहूंगी, 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाह रही हूँ। कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे तो किस गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया है, वो तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। थोड़ा बहुत इंडिया में कभी आई है? कभी नहीं। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप मिस्र की बेटी है कि हिंदुस्तान की बेटी है। वाह,